हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री M.K. यादव उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, जो हमारे सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पंकज शर्मा जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 के छात्र भी हैं और आज की फैकल्टी है। तो हम लोग एक कुपोषण शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान से संबद्ध हैं। समवायी फाउंडेशन के हम लोग सदस्य हैं और हम लोग वहाँ के 3 मनीषियों के ऋणी हैं। ये मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय जी बिरवाल सर, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन मनीषियों से और अन्य गुरुओं से जो हमने शिक्षा ग्रहण किया है, उसको हम आपके माध्यम से जन जन जागरण के अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। ये विधा कम खर्चीली है, इसलिए और इस विधा का लाभ सबको मिले, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये जो हमारा संस्थान का उद्देश्य है, स्पष्ट संस्थान का जो उद्देश्य है कि प्रत्येक घर में जाकर के प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाइए भी, उसका ट्रीटमेंट भी करिए और उसके पास स्वयं जाइए। तो इस अभियान के में आप सब भागीदारी कर रहे हैं, आप लोग भी साधुवाद के पात्र हैं। तो मैं समय नहीं ले रहा हूं, मैं पंकज शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपनी बात कहें। मैं शेयर करना। नमस्कार सर। नमस्कार। आप खुद शेयर करेंगे कि मैं करूं? सर कुछ पॉइंट्स जो होंगे मैं शेयर करूंगा, पर वैसे आप शेयर कर दीजिए प्लीज, तब मैं आपसे परमिशन ले लूंगा। अच्छा। सर आवाज क्लियर है? हाँ, आवाज बिल्कुल क्लियर है। या मैं ईयरफोन लगाऊं? आवाज बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सर। हमारे बीच में सारद जी उपस्थित हो गए, जो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं। शेयर हो रहा है? जी सर। जी हाँ। आप सभी को नमस्कार जो यहाँ उपस्थित हैं। क्या क्लास स्टार्ट करें? मेरे को ज्यादा फॉर्मेलिटी आती नहीं है, क्लास स्टार्ट कर सकते हैं?
जी बिल्कुल बिल्कुल करिए। आज सर ने मुझे जो टॉपिक दिए हैं उनमें पहला टॉपिक है लॉ ऑफ डिस्टल पॉइंट। इस इन पॉइंट्स को रिमोट कंट्रोल पॉइंट भी कहा जाता है। रिमोट कंट्रोल पॉइंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह से हम टीवी देखते हैं और टीवी देखते हुए हम रिमोट से चैनल बदल सकते हैं या रिमोट से हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं सॉरी, उसी प्रकार से हम डिजिटल पॉइंट का उपयोग करते हुए अपनी कोई भी बीमारी हो वहां तक उसको उसका उपचार कर सकते हैं हम लोग। हम उस बीमारी में जिस अंग में दर्द है, जिस जगह पर दर्द है, जिस जगह पर स्वेलिंग है, उस जगह पर हम नहीं जाएंगे, बट सॉरी, पर उस जगह पर ना जाते हुए भी हम दूर से ही डिजिटल पॉइंट से ही उस बीमारी का हम उपचार कर सकते हैं। ये 6 पॉइंट होते हैं। बुक में ये जब मैंने देखा स्टार्टिंग में तो ये 7 पॉइंट नजर आए, लेकिन जब मैंने इसमें गौर किया तो इसमें SP6 2 जगह यूज किया गया है, इसलिए ये 7 पॉइंट हैं। और SP6 इसलिए 2 जगह यूज किया गया है क्योंकि SP6 हमारे शरीर के आगे भी काम करेगा और हमारे शरीर के पीछे की बीमारियों के लिए भी काम करेगा। तो इन्होंने इनको पार्टिसिपेट किया है शरीर के आगे के भाग और शरीर के पीछे के भाग। तो पीछे के भाग में भी SP6 को लिया है और आगे के भाग में भी SP6 को इन्होंने लिया है। यहां तक आपको क्लियर हो चुका? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारे डिजिटल पॉइंट हैं, ये हाथ में या पैर में, ये दोनों ही हाथों में और दोनों ही पैरों में पाए जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि ये पॉइंट केवल एक हाथ में पाया जाता है। अगर ये इस हाथ में भी है तो ये इस हाथ में भी है। तो जब आप उपचार करते हैं तो उपचार करते हुए आप हाथ के दोनों तरफ या पैर के दोनों तरफ देकर इनका उपचार कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि रिजल्ट और ज्यादा तेजी से आपको मिलेगा। अधिकतर ये पॉइंट कोहनी के जोड़ पर या घुटने के जोड़ के आसपास पाए जाते हैं। इसमें 6 पॉइंट हैं जिनमें 3 पॉइंट हाथ पर हैं और 3 पॉइंट पैर पर हैं। ठीक है जी। बेसिक काम जो मैं इनका अभी तक समझ पाया जितना, डिजिटल पॉइंट जो है ब्लड फ्लो को बहुत तेजी से बढ़ाता है, ब्लड फ्लो को तेज करता है। ठीक है, तो ब्लड फ्लो तेज करने के कारण उस जगह पर पेन, सूजन या कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो वो ठीक हो जाती है। फाइन, अब मैं आपको पहला पार्ट लेता हूं, दैट इज LI4। ठीक है जी। LI4 में देखिए हमारी बॉडी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? एक्चुअली मैंने ईयरफोन नहीं लगाया तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर किसी को कुछ पूछना तो प्लीज थोड़ा सा तेज पूछिएगा। ईयरफोन में एक्चुअली क्लियर आ जाता है कि कोई क्या बोल रहा है। नहीं ओके। बोल नहीं रहा, किसी का ऑन होगा। हमारा ही देखिए, हमारा तो ऑन है और सब जी, लोग ऑफ कर लिए हैं। जी देखिए LI4 के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि हमारी बॉडी के ऐसे लंबाई में, जैसे हम ये लंबाई में अगर हम खड़े होते हैं तो यहाँ डिजिटल पॉइंट के पार्ट किए गए हैं। तो सिर से लेकर या माथे से लेकर, माथा मान लीजिए, माथे से लेकर गले तक का पार्ट जो है हमारा, ठीक है जी, ये पार्ट हमारा कवर करेगा LI4। इतने पार्ट में आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जिस तरह की भी जो अंग आते हैं, ये सर एड ने मुझे इतना दुखी किया हुआ है ना, मैं क्या बताऊं। तो इतने माथे, मतलब इस बीच में जो भी अंग हमारे आते हैं, क्या आते हैं जी? आंखें आती हैं हमारी, कान आते हैं हमारे, नाक आता है हमारा, मुंह आता है जी, है ना, और सिर भी आता है। ठीक है, सिर में भी अधिकतर लोग परेशान रहते हैं, सिर में दर्द हो जाता है, टेम्परल सिर दर्द, हेडेक हो जाता है, या फ्रंट सिर दर्द हो जाता है, टॉप ऑफ द हेड या बैक साइड में सिर दर्द हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम हमारे इतने पार्ट में आती है, इसको कवर करने के लिए LI4 को आप अगर उपयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ये इसका, इस पॉइंट का एक और नाम है, इस पॉइंट का नाम है ENT पॉइंट। ENT पॉइंट, ध्यान कीजिएगा, ENT क्या होता है आप सब जानते होंगे शायद, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ENT में। ENT बेसिकली कान के डॉक्टर के लिए यूज करते हैं। तो ये एक तरह से पॉइंट जो है कान की कई समस्याओं को दूर करता है, इसलिए इसका नाम ENT पॉइंट रखा गया है। अगर आपके जीभ में छाले हो गए हैं, मुंह में छाले हो गए हैं, आपके चेहरे में फुंसी, पिंपल्स या इस तरह की कोई भी चीज निकलती है, अधिकतर जैसे
लोग 17-18 साल की उम्र में होते हैं तो हार्मोन्स चेंज होते हैं, कुछ के 13-14 साल या 15 साल में भी होने लगते हैं, चेहरे में फुंसी वगैरह जैसे आने लगती है। तो उसमें LI4 को अगर आप यूज करते हैं तो जैसा कि रूल है कि इतने पार्ट की सारी समस्या वो खत्म करेगा ही करेगा, तो ये आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जैसे अभी बोला था कि टॉप ऑफ द हेड में या फ्रंट में या टेम्पोरल साइड में या बैक साइड में हेडेक है, तो आपके हेडेक में ये काम करेगा। बट इसका जो रिजल्ट देखा है थोड़ा सा, जो इस बुक में लिखा है उससे थोड़ा सा ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस किया है। LI4 को अगर आप शोल्डर पेन में भी लेते हैं, नेक पेन में तो काम करेगा क्योंकि गर्दन तक आ रहा है, तो शोल्डर पेन में भी अगर आप LI4 को लेते हैं तो मैंने इसके रिजल्ट देखे हैं, ये LI4 काम करता है। ठीक है जी। इवन कई एक्यूपंक्चर के डॉक्टर या एक्यूप्रेशर के जो डॉक्टर हैं, जब मैंने उनसे बात की या उनके बारे में उनसे सीखा कुछ, तो वो LI4 को अगर आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द है, आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द होगा, तो वो LI4 तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। वो बाकी भी पॉइंट यूज करेंगे पर LI4 तो उसमें जरूर है कि LI4 को उन्होंने यूज करना है पेन को कम करने के लिए। ठीक है जी। इसके बाद इसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है LI4 का। वो महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं जिनके कारण हम लोग बीमार पड़ते हैं, उन टॉक्सिन्स को ये बाहर निकालता है। LI4 हमारे हाथ में होता है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में इनकी पिक्चर्स सर से परमिशन लेके दिखाऊंगा कि कौन सी चीज कहां पर आपको मिलेगी। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड पार्ट है P6। P6 पेरिकार्डियम 6, PC6 भी कहते हैं, P6 भी कहते हैं। ये हमारे रिस्ट में पाया जाता है। रिस्ट रिस्ट से जब हम ये 3 उंगल ऐसे रखेंगे तो ना तो अंगूठे की तरफ ना छोटी उंगली की तरफ, ये बीच में P6, 3 उंगली रखिए कलाई से और यहां पर P6 आ गया। P6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से। रोज आए दिन जो हम लोगों को छोटी मोटी परेशानियां होती हैं उसमें P6 का रोल बहुत जबरदस्त है। इसका जो यूज है वो छाती से लेकर नाभि तक उसको डिवाइड किया गया है। छाती से नाभि तक जो भी प्रॉब्लम आएंगी P6 के द्वारा वो दूर हो जाएंगी। जैसे कि छाती में दर्द हो गया, छाती में भारीपन आपको महसूस हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरस का पेन है आपको। एंजाइना पेक्टोरस समझ सकते हैं आप लोग, समझते हैं एंजाइना क्या होता है जी? तो एंजाइना हार्ट जैसे, सॉरी मैम, हार्ट हार्ट अटैक में भी दर्द आता है। नो डाउट नो डाउट, हार्ट अटैक से पहले जो आपको दर्द आता है जिसके उसको आप एंजाइना कहते हैं। हार्ट अटैक के लिए ही होता है वो बेसिकली, पर वो थोड़ा सा एक तरह से हमें टाइम मिल जाता है कि हम, भगवान ने हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया कि आप अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लीजिए। तो एलोपैथी में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एंजाइना का किसी को पेन हुआ और जब तक आप हॉस्पिटल उसको लेके जाएंगे तब तक बहुत मुश्किल होता है बचना। एक्यूप्रेशर में बहुत ईजी है, क्योंकि घर में किसी भी एक मेंबर को आता हो या खुद जिसको अटैक पड़ा है अगर उसको आता हो तो वो इजीली अपने आप को क्योर कर ले जाएगा। उल्टी का हो, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर उल्टी और उल्टी लिखी हुई है, लेकिन उल्टी के अलावा मैंने सर की परमिशन से कहना चाहूंगा कि उल्टी के अलावा मैंने देखा है कि P6 का बहुत जबरदस्त रोल है मोशन सिकनेस में। मोशन सिकनेस होती है जब कोई आदमी बस में या कार में या किसी दूसरे वाहन में यात्रा कर रहा होता है, तो यात्रा के दौरान उसको उल्टी या नोजिया, उल्टी जैसी फीलिंग आने लगती है। या तो उल्टी हो जाती है या नोजिया होता है। नोजिया होता है उल्टी की फीलिंग, उल्टी तो नहीं हुई पर उल्टी की फीलिंग हुई, तो इसको हम कहते हैं मोशन सिकनेस, क्योंकि वो मोशन कर रहा है, वो चल रहा है। तो इस टाइम में उसको जो प्रॉब्लम होगी वो मोशन सिकनेस में आएगी। तो P6 का रोल मैंने मोशन सिकनेस में भी देखा है कि मोशन सिकनेस में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा बेचैनी हो अगर आपको, ये आपको शांत करने वाला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। तभी मैंने आपको बोला था P6 तो बहुत, मतलब इतना ज्यादा है P6 के बारे में लिखना कि P6 के बारे में तो बताते जाइए बताते जाइए बताते जाइए। आपको बेचैनी हो रही है, किसी भी तरह से कोई एंजाइटी हो रही है आपको, तो आप एंजाइटी कम करने के लिए H7 के साथ, H7 के साथ अगर आप P6 साथ में लेते हैं तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। और अगर आप H7 यूज ना करें, केवल P6 का यूज करें तो भी आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं।
एक और चीज है, ये इंसोमिया नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग इसको इंसोमिया बोल देते हैं, ये इंसोमिया नहीं है, पर इंसोमिया से मिलती जुलती प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि आदमी को इंसोमिया में तो नींद ही नहीं आती, यहाँ क्या होता है कि आदमी को नींद तो आती है, पर जब सुबह उठता है तो वो फ्रेश नहीं होता, उसको कहते हैं कच्ची नींद। जैसे हमारे यहाँ, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते होंगे, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा उसको। लोग कहते हैं कि कच्ची नींद में मतलब सोए पूरी रात, अच्छे से नींद नहीं आई। तो अगर आपको साउंड स्लिप चाहिए, क्योंकि साउंड स्लिप रहेंगे तभी हार्मोन्स जो हैं वो स्रावित होंगे, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और आप सुबह फ्रेश फील करेंगे। अगर साउंड स्लिप नहीं मिलेगी तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो P6 लगा के अगर आप सोते हैं, जिनको साउंड स्लिप नहीं आती, तो कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि साउंड स्लिप आनी स्टार्ट हो जाती है। ये पॉइंट मैंने बताया आपको रिस्क में मिलता है। सर ये ऐसे लगाने का मतलब क्या, टोन करना, स्लिप करना? मैम क्लियर नहीं हुआ, सॉरी। इस आपने कहा लगा, अगर इस दोनों पॉइंट पे लगाकर ट्रीटमेंट देते हैं, लगाने का मतलब क्या, टोन या सीडेट क्या करना? मैम देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरे हिसाब से मैं जो सबसे ज्यादा यूज करता हूं, जैसे सर ने भी कई बार बताया, मेथी दाना। पहला तो मेथी दाना, सेकंड लो मैं यूज करता हूँ। देखिए वेरी फ्रेंकली, अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। आप बैठे हैं, मैं ये नहीं कहता आप क्लिनिक रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट आप जब कुछ पेशेंट को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को या किसी को देखेंगे, तो आपके अपने कुछ एक्सपीरियंस होंगे। आपको किसी मैग्नेट में मजा आएगा लगाने में, किसी में नहीं आएगा। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा है, मैं किसी को भी चैलेंज नहीं कर रहा, प्लीज कोई ऐसा ना समझे। मैं सबसे ज्यादा इवन मेथड यूज करता हूँ। इवन मेथड मीन्स होता है नाइदर टोन नॉर सीडेट। हमारी, देखिए हमारी बॉडी में बीमारी तब आती है, कहीं एनर्जी ज्यादा हो जाती है, कहीं एनर्जी कम हो जाती है। अरविंद सर जैसे पारखी लोग हैं, वो बहुत इजीली समझ सकते हैं, या जो लगातार पेशेंट्स को देखते हैं वो इजीली समझ सकते हैं कि आपकी एनर्जी ज्यादा हो गई है या आपकी एनर्जी कम हो गई, क्योंकि उनके सिम्टम्स हैं। जैसे प्यास ना लगना, इसका मतलब अंदर ठंड बहुत ज्यादा है, जैसे कि हमने पढ़ा, शायद आप मेरे साथ सहमत थे मैम, है ना जी। तो जैसे प्यास ना लगना तो ठंड ज्यादा हो गई। मैं क्या करता हूं मैम, बेसिकली देखिए क्या है, जब मेरिडियन कंट्रोल होगी, जब मेरिडियन बैलेंस होगी, तभी हम ठीक होंगे ना। एनर्जी ज्यादा हो गई तो हमने सेडेट करके क्या किया, एनर्जी को बैलेंस किया। एनर्जी कम थी, हमने एनर्जी को टोन करके क्या किया, एनर्जी को बैलेंस किया। इसी प्रकार से एक तीसरा मेथड होता है, दैट इज इवन मेथड। इवन मेथड में हम लोग ना तो टोन करते हैं, ना सेडेट करते हैं, और हम इस पंगे में भी नहीं पड़ते। हम लोग क्या करते हैं, या तो स्टार मैग्नेट, या क्लस्टर मैग्नेट, या मेथी दाना, या कोई अदर सीड, जैसा हर कई अंग के लिए अलग अलग सीड्स हैं, हम उनका उपयोग करते हैं। अब लेकिन मैं कहाँ चला गया सर, सॉरी मैं कहीं चला गया हूँ, मैं ढूंढता हूँ अपने आप को, ये ऐड आ गया है बीच में। आप नहीं, आप हाँ है आप देख। सर ये एक्चुअली बीच में ये सर मेरे को लग रहा है ये मेरी इस ऐप में प्रॉब्लम है, मैं इसको जब खोलता हूँ तभी ऐड आते हैं, उससे पहले या उसके बाद ऐड नहीं आते हैं। जी तो ये जो इवन मेथड है मैम, इसमें क्या होता है इवन मेथड लगाने से, कि आपकी बॉडी बैलेंस होती है। टोन सेडेट के चक्कर में नहीं पड़ना, हमने ये क्यों सोचना कि एनर्जी ज्यादा हुई या एनर्जी कम हुई, वो हम तब सोचेंगे जब सर हमें पढ़ाएंगे, जब हमें सर उसमें दक्ष मान लेंगे, तब हम इस बारे में सोचेंगे। तो आप, मेरे हिसाब से अगर आपको देखना है इसका रिजल्ट, तो आप P6 पे क्लस्टर मैग्नेट लगाइए या मेथी दाना लगाइए। और मेथी दाना ना, मतलब आपको अगर मैग्नेट पे काम करना है तो क्लस्टर लगाइए, क्योंकि ये बड़ा पॉइंट है, ये स्टार मैग्नेट से नहीं कवर हुआ। क्लस्टर लगाइए और आप देखिएगा इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं क्लस्टर मैग्नेट के। ठीक है जी। ठीक है सर। तीसरा पॉइंट है ST36। ST36 बेसिकली हमारी नी में मिलता है। नी से 4 उंगल जब हम नीचे जाते हैं, 4 उंगली, तो थोड़ा सा अलग हटके, करीब 1 उंगली के आसपास अलग हटके ST36 मिलता है। ये नाभि से डायफ्राम तक के, नाभि से डायफ्राम तक के जितने भी रोग होने हैं उन सबको कवर कर देगा। सपोज पेट दर्द है किसी को, तो क्योंकि नाभि से डायफ्राम तक का एरिया है, डायफ्राम मतलब आप ये समझ रहे हैं, ये डायफ्राम होता है कि नजर आ रहा है डायफ्राम। हाँ, तो डायफ्राम का जो एरिया और नाभि से है, यानी ऊपर की तरफ है, तो ये पेट के दर्द को भी कवर करेगा। इसके अलावा अगर सपोज मान लीजिए आपको भूख कम लगती है, तो भी ये उसको ठीक करेगा। लेकिन यहाँ एक और वाइस वर्सा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पॉइंट्स जो हैं हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं। तो जैसे भूख कम लगना तो ये ठीक करेगा, इसमें कोई दुरानी, बुक में लिखा हुआ है। पर क्योंकि ये बैलेंस कर देगा, तो अगर किसी आदमी को भूख ज्यादा लगती है तो उसको भी ये ठीक कर देगा।
एक पहले मैं एक्यूप्रेशर में जब नहीं आया था तो मेरे को एक थोड़ा सा इंटरेस्ट था होम्योपैथी में, मैं होम्योपैथी पढ़ा करता था। तो वहां पर भी बार बार एक चीज आती थी, राक्षसी भूख। कुछ लोग होते हैं जिनको राक्षसी भूख होती है, मतलब उनका पेट ही नहीं भरता, वो बार 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 और खूब ज्यादा ज्यादा खाते हैं। उसके लिए वहां एक मेडिसिन यूज होती थी, लाइकोपोडियम, कि आप लाइकोपोडियम आप यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं कहूंगा कि आप ST36 अगर यूज करेंगे तो कम भूख, ज्यादा भूख, राक्षसी भूख, जिस तरह की भी भूख है वो कंट्रोल हो जाएगी, बॉडी बैलेंस हो जाएगी, आपकी आपका पेट बैलेंस हो जाएगा, आपकी भूख बैलेंस हो जाएगी। एंकल जॉइंट में इसी प्रकार से एक और पॉइंट है, ये है SP6। ये SP6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे आगे की तरफ भी काम करेगा और ये हमारे पीछे की तरफ भी काम करेगा। नाभि से तलपेट तक, तलपेट के बारे में मैं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हूं कि तलपेट क्या होता है, बट तलपेट को जो मैं समझ पाया, शायद ये नाभि से थोड़ा सा करीब 4 या 5 गुण नीचे तक का एरिया को तलपेट कहते हैं। सर मैं ठीक हूँ क्या? और ये पेट के जो जहाँ से आपका गोनेडियल एरिया से और नाभि से नीचे का वही एरिया है पूरा। जी 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 जी, बस वही सर। तो ये जो है SP6, पहले तो स्प्लीन मेडिसिन के बारे में ही समझ लेते हैं थोड़ा सा। स्प्लीन मेडिसिन जो है वो आपकी बॉडी को, जैसे कि सपोज हम उठे, जैसे मैं उठा, या सपोज मान लीजिए मैंने कोई काम लिया तो मेरा हार्ट कहीं टपक गया, या मेरा हार्ट सरक गया, या मेरा हार्ट नीचे गिर गया, या मेरी किडनी कहीं नीचे चली गई, मेरा स्प्लीन कहीं नीचे चला गया, कहीं कुछ नहीं जाता ना, क्योंकि वो, लेकिन एक ये भी बात है कि वो ना तो चिपके हैं ना किसी डोरी से बंधे हैं, ठीक है ना जी, ना किसी डोरी से बंधे हैं, इस कारण वो नहीं हिलेंगे, या वो कहीं चिपका के ही नहीं रख दिए गए हैं। इन ऑर्गन को ऊपर की तरफ जो लिफ्ट करता है वो हमारा स्प्लीन मेडिसिन मेरिडियन करता है। स्प्लीन मेरिडियन हमारे सारे अंगों को यथास्थिति रखने का काम करता है। तो कहीं भी कोई भी अंग नीचे की तरफ जा रहा हो, लाइक बवासीर कह सकते हैं, हर्निया कह सकते हैं, या और भी बहुत सारी दिक्कत हो सकती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए स्प्लीन मेरिडियन पे हम काम करते हैं। तो जैसे सपोज मासिक में कोई गड़बड़ हो गई है, ब्लड ज्यादा आता है या ब्लड कम आ रहा है, या बहुत सारी और ऐसी दिक्कत हो जाती है, जैसे क्लॉटिंग हो जाती है या और भी दिक्कत होती है, तो SP6 जो है इसमें काम करेगा। पेशाब के स्लिप डिस्क में, स्लिप डिस्क में नहीं मैम, स्लिप डिस्क में मैंने इसका रोल अभी नहीं देखा है SP6 का ना। स्लिप डिस्क के लिए तो बैक साइड के जो हमारे डिस्टल पॉइंट आएंगे उसमें है स्लिप डिस्क का, मैंने अभी देखा नहीं, मैं गौर नहीं कर पाया शायद स्लिप डिस्क के लिए, बेसिकली क्योंकि हमारा क्या होता है, सपोज चलिए आपने क्वेश्चन पूछा तो आपके फायदे की चीज बता दूं, जब आपकी थोड़ी सी एज बढ़ेगी, अभी तो ऐसा नहीं है, तो होता क्या है, हर एक की गाल में झुर्रियां पड़ती हैं, है ना जी। लेडीज को उसकी चिंता ज्यादा होती है, जेंट्स को उसकी चिंता नहीं होती। तो चेहरे पे झुर्रियां, झाइयां जो पड़ती हैं, आप स्प्लीन मेरिडियन पे काम कीजिएगा, अगर आपकी स्प्लीन मजबूत होगी तो आपके चेहरे पर कोई किसी प्रकार की झुर्रियां या झाइयां नहीं आएंगी। सर एंटी एजिंग, एंटी एजिंग डेफिनेटली, स्प्लीन मेरिडियन जो है एंटी एजिंग मेरिडियन कह सकते हैं आप इसको 100%। लेकिन स्प्लीन को आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स कतई पसंद नहीं है, ठंडे पदार्थ स्प्लीन बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम या ठंडे पदार्थ ज्यादा खाते पीते हैं तो आपका स्प्लीन कमजोर हो जाएगा। आप उसकी जगह गर्म पानी पी सकते हैं, स्प्लीन को गर्म चीजें पसंद हैं, ठीक है, तो आपका स्प्लीन वैसे भी मजबूत रहेगा अगर आप गर्म पानी यूज कर रहे हैं तो। सर चाय अगर पिए तो? मैम देखिए, चाय का कोई नुकसान नहीं है, पर बहुत ज्यादा तो फिर नुकसान करती है। चाय का वैसे कोई नुकसान नहीं है, आप दिन में 1 बार पीजिए, 2 बार पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 4 या 5 बार पीते हैं, जैसे मैं अपने घर से भी पीड़ित हूँ, मेरी वाइफ भी दिन में 6 या 7 चाय पीती है, तो फिर वो तो प्रॉब्लम करता है, एसिडिटी भी बनती है और दूसरी दिक्कत भी होती है ना। तो हर एक चीज लिमिट में करना बेहतर रहता है। मैंने अभी आपको बताया कि SP6 हर्निया के लिए भी काम करेगा। किसी भी प्रकार की आपकी बॉडी में इंफेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन के लिए भी आप SP6 को यूज कर सकते हैं। आपको लगता है आप किसी बीमारी से उठे, और बीमारी से उठने के बाद आपको ऐसा लगता है या बहुत कमजोरी लगती है, या फिर दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आप बार बार बीमार पड़ते हैं। बार बार बीमार पड़ने का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस? दैट इज इम्यूनिटी, कि आपकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है, कमजोर है, जिसके कारण आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं। SP6 पर काम कीजिए, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर देगा।
पूरी बॉडी में, यहां मैं इससे थोड़ा सा बाहर निकल रहा हूं, पूरी बॉडी में कहीं पर भी ब्लीडिंग हो रही हो, नाभि से तलपेट की बात नहीं कर रहा हूं मैम, क्योंकि ये मासिक को तो कंट्रोल करता ही है, पर इसके अलावा पूरी बॉडी में कहीं भी आपको ब्लीडिंग हो जाए, आप तुरंत SP6 को दबाना शुरू कर दीजिए, ब्लीडिंग रुकनी शुरू हो जाएगी, ये ब्लीडिंग बहुत जल्दी रोक देगा। इसके अलावा अगर आपको सॉरी, इंटरनल ऑर्गन में कोई ब्लीडिंग हो जाएगी तो उसको भी रोकेगा? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, इंटरनल एक्सटर्नल एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग SP6 काम करेगा। ठीक है जी। इसके अलावा एनस में किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो SP6 उसमें काम करता है, एनएस की प्रॉब्लम में। अब हम लोग बात करते हैं पीछे की, और जो हमारे डिजिटल पॉइंट हैं, इसमें नाम आता है LU7, LU7, लंग 7। लंग 7 को हम कैसे देखेंगे? लंग 7 के लिए आप अपने हाथ को इस तरीके से रखें, इस तरीके से, और देखिए ये अलग हाथ है मेरे दोनों, मैंने इसको टर्न लिया, टर्न लेकर मैंने इनको मिलाया, और यहां पर जहां मेरी ये फिंगर मिल रही है, ये पार्ट हमारा LU7 हुआ। ठीक है जी। LU7 गर्दन से पीठ तक जो ऊपरी बैक है, ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है जी, ऊपर के पार्ट, इस बैक में ये प्रॉब्लम्स दूर करता है। जैसे कि इस पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है सर्वाइकल की, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन आपकी रिस्ट्रिक्टेड हो गई। सर्वाइकल भी दो प्रकार का होता है, एक होता है यस टाइप सर्वाइकल, एक होता है नो टाइप सर्वाइकल। अगर आप गर्दन को ऐसे हिला के देखिए यस की पोजीशन में, अगर आपको यहाँ पेन नहीं है भैया ऐड, अगर आप यस टाइप हिला के देखिए आपको पेन नहीं है, फिर आप नो टाइप हिला के देखिए आपको पेन नहीं है। बहुत रेयर किसी को होता है कि यस टाइप भी पेन है और नो टाइप भी पेन है, अदरवाइज या तो यस टाइप पेन मिलेगा या नो टाइप पेन मिलेगा, किसी एक प्रकार का पेन सर्वाइकल में मिलेगा। आपको सांस की प्रॉब्लम है, जिनकी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है, जिनको सांस लेने में तकलीफ है, जिनको लंग्स से कुछ रिलेटेड, जैसे कल शायद मैंने कुछ बताया था कि कोई बंदा था जिसको बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था, उसको लंग्स में 94% रेस्ट के पॉइंट में, मतलब रेस्ट करते हुए उसको 94% ऑक्सीजन रीड की गई, और वो केवल 60 मीटर ही चलता था, तो उसकी ऑक्सीजन 84% लंग्स एब्जॉर्व कर पाता था। तो इस तरह की सांस के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो LU7 उसमें काम करता है। इसके अलावा मैम दो बातें, और सर हैं कोई आज अरविंद सर के अलावा, क्योंकि अरविंद सर हम सबके सर हैं। नहीं, हम लोग सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। इसमें मैं नहीं सर, शिष्य परंपरा में हूँ, आप गुरु हैं। नहीं सर, अब आप शिष्य परंपरा में नहीं, आप 10 सेमेस्टर पार कर गए सर। अब नहीं कह सकते आप, पिछले सेम तक आपने कहा था कि मैं शिष्य परंपरा में हूँ क्योंकि आप 10वें सेमेस्टर में थे, अब आप क्रॉस कर चुके सर, अब आप गुरु परंपरा में आ गए। अभी 10वें में हूँ। नहीं सर, 10वां क्रॉस हो गया आपका। नहीं 10वें में हूँ। अच्छा ओके। तो क्रॉस तो ही गया होगा। हाँ जी, मुझे लगता है सर का रिजल्ट नहीं है इसलिए बोल रहे क्रॉस नहीं हुआ। नहीं सर, अच्छा हाँ, रिजल्ट से बहुत अच्छी बात याद आई सर, मेरा रिजल्ट आ गया आज, मेरे कोऑर्डिनेटर ने भेज दिया। आप सबका भी मार्कशीट आपको मिल गई होगी? नहीं मिली। अच्छा, आपको नहीं मिली है, ओके। पर मेरे को लगता है कि काफी सारे लोगों को मार्कशीट मिल गई है। हमारे यहाँ हम लोग मिल गई, हमारे सबको मिल गई जी। तो उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप किया था। जी देखिए मैं बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हाथ है, ठीक है जी, इस हाथ से दूसरा हाथ ऐसे लीजिए, दोनों अंगूठे मिला दीजिए, फिर ये जो जहां पर उंगली आ रही है हमारी, ये LU7 की पोजीशन है। मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, अभी सारा डाउट क्लियर करूंगा। मैंने आज थोड़ी सी मेहनत की क्योंकि मुझे कल लगा कि शायद मैं पिक्चर्स नहीं दिखा पाया था, लेकिन उसमें होता क्या है मैम कि जैसे मैं पिक्चर दिखाता हूँ मैं आउट हो जाता हूँ, क्योंकि शायद सर लैपटॉप से, सर आप लैपटॉप से लेते हैं, जैसा मेरा बेटा बता रहा था कि सर लैपटॉप से लेते होंगे। हाँ, तो इसलिए सर की पिक्चर भी है और ये भी है। मैं मोबाइल से ले रहा हूँ मैम, तो अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा तो मैं गायब हो जाऊंगा, लेकिन मेरी वॉइस आती रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें LU7 में आगे चलते हैं तो मैं आपको बताऊं कि आप LI4 बताना बाकी रह गया था। किसका मैम? LI4 का प्रेस करने का तरीका मैम मैं सब बता दूंगा आपको। अब मेरे को एक्चुअली बीच में एड भी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, तो चलिए खैर। LU7 में
अगर कोई आदमी को बहुत ज्यादा सैडनेस रहती है, उदासी रहती है ना, उसके पीछे कोई रीजन भी हो सकता है, उसके पीछे कोई रीजन नहीं भी हो सकता। कुछ लोगों को अंदर से ही उदासी आती है, आप पूछो भी क्या कारण है, क्यों उदास है, पता नहीं यार, अंदर से ऐसे ही लग रहा है ना, उदास उदास सा। तो वो उदासी दूर करने वाला पॉइंट है LU7। पागलों की तरह कोई आदमी हंसता चला जाए, जैसे कहते हैं ना जिसको दौरा पड़ गया हंसी का, भैया हंसी जा रहा है, हंसी जा रहा है, उसके लिए भी आप LU7 का इस्तेमाल करेंगे तो वो आदमी कंट्रोल में आएगा। क्लियर है जी? एक और पॉइंट है, बुक में देखो, एक सेकंड बुक देखने दीजिए। UB54 ये मिडिल बैक के जो कमर के दर्द है, मिडिल बैक से जो कमर का दर्द, मिडिल बैक में जो कमर दर्द होता है उसको ये दूर करता है। इसके अलावा साइटिका समझते हैं आप सब लोग? एक्चुअली इसकी साइटिका की वेन जो है वो यहाँ मिडिल बैक की तरफ से ही जाती है, और वो नीचे होते हुए एक नस है, और वो नस में दर्द होता है और आदमी का चलना फिरना रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वो बड़ी मुश्किल से चल पाता है, ये लंगड़ा लंगड़ा के चल पाता है। तो उस साइटिका के दर्द को भी ये दूर करेगी। और मैडम ने अभी पूछा था स्लिप डिस्क वाली मैम कहीं चली गई? ज्वाइन किया। मैम आपने स्लिप डिस्क के बारे में बात की थी, UB54 स्लिप डिस्क के लिए पॉइंट है, ठीक है जी, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं कहता हूं स्लिप डिस्क नहीं है, ठीक है, सपोज मान लीजिए आपको साइटिका भी नहीं है, लेकिन आपको चलने में अकड़न महसूस होती है, अकड़न समझते हैं, स्टिफ हो जाता है, स्टिफ हमारे पैर स्टिफ हो गया, या हमारी कमर स्टिफ रहती है, हम प्रॉपर नहीं चल पाते, तो ये स्टिफनेस को दूर करने के लिए भी आप UB54 को दबाएंगे तो ये स्टिफनेस को दूर करेगा। इसके अलावा अगर आपको नी पेन है ना जी, नी में पेन है, हिप में पेन है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और एक सबसे मजेदार बात है जिससे हम में से आज तक शायद कोई नहीं बच पाया, ये वो बीमारी है जो हम में से हर किसी को लगती है, ठीक है जी। वो क्या है, आप कोशिश करते हैं गुड नाइट लगा लें, आप कोशिश करते हैं कोई कछुआ छाप अगरबत्ती जला लें, पर क्या होता है, वो आप बाहर निकलेंगे तो भी वो बीमारी आपको पकड़ लेगी, वो बीमारी है मच्छर, ठीक है जी। अगर आपको किसी आदमी को मच्छर बहुत ज्यादा काटते हैं तो UB54 पर अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो मच्छरों का काटना या तो कम हो जाता है या मच्छर काटना बंद कर देते हैं। क्लेम किया जाता है कि UB54 को पॉइंट लगा के चलेंगे तो मच्छर नहीं काटेंगे, बट मैं ऐसा नहीं मानता, पर मैं इतना मानता हूं कि काटने कम हो जाते हैं, इतना तो है, इतना तो मैंने भी देखा है कि UB54 क्या लगा है, मैग्नेट या मटर से होगा ना? मैं शायद आपने ज्वाइन नहीं किया था, मैंने मैम को बताया था, मैं क्लस्टर मैग्नेट यूज करता हूँ, क्योंकि क्लस्टर मैग्नेट इवन मेथड में आती है, ना तो हम किसी को टोन कर रहे हैं, ना हम किसी को सेडेट कर रहे हैं, हम उसको बैलेंस कर रहे हैं केवल, ठीक है जी। तो मैं क्लस्टर मैग्नेट के साथ ही जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, क्लस्टर मैग्नेट के साथ या स्टार मैग्नेट के साथ करता हूँ, जब मुझे क्लियर होता है कि सर का सिखाया हुआ, हाँ नहीं ये मेरे को डैम श्योर है कि ये यहाँ एनर्जी बढ़ गई है या एनर्जी घट गई है, केवल उसी कंडीशन में मैं टोन या सेडेट करता हूँ या बार मैग्नेट का यूज करता हूँ। अदरवाइज मैं बार मैग्नेट का भी यूज बहुत सोच समझ कर करता हूँ, वो भी बहुत डेंजरस चीज है, अच्छी चीज नहीं है, बार मैग्नेट बहुत तेज इफेक्ट देती है। तो इसके अलावा बवासीर की भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी आप UB54 को यूज करते हैं, क्योंकि देखिए एक सीधी सी बात है, मेरिडियन पथ को देखिए, मेरिडियन का पथ कहाँ से कहाँ जा रहा है, जी जहां जहां से होकर मेरिडियन गुजरेगी उस अंग में जो जो प्रॉब्लम होगी ये इसको उस बीमारी को दूर करेगी। तो यूबी हमारे बैक साइड से जाती है, हमारे हिप्स को कंट्रोल करती है, हमारे बैक साइड ऑफ नी को कंट्रोल करती है, हमारे बैक को यानी कमर को कंट्रोल करती है, उसके बाद हमारे पीछे के एरिया से आते हुए और यहाँ आँख के पास तक आती है ना जी। तो ये पूरे इस एरिया को यूबी मेरिडियन कवर करते हैं, तो UB54 पॉइंट जो है वो इसको कंट्रोल करेगा। एक SP6 जो रिपीट हो गया, क्योंकि ये फ्रंट में भी काम करता है, ये बैक में भी काम करता है, ये गुदा के संबंधित जितने भी रोग होते हैं, बटक से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं, उनमें SP6 बैक साइड में काम करता है। SP6 पर एक SP6 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छी बात है जो पढ़ते हुए मुझे
पता चली थी, मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूं। SP6 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर 3 यिन मेरिडियन जाकर मिलती हैं, 3 यिन मेरिडियन SP6 में मिलती हैं, दैट इज SP यानी स्प्लीन, लीवर और किडनी। ये 3 यिन मेरिडियन जो हैं ये वहां पर जाके मिलती हैं। तो अगर आप केवल SP6 को स्टिमुलेट करते हैं तो इसका मतलब आप 3 मेरिडियन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, स्प्लीन भी, लीवर भी और किडनी भी। ठीक है जी। अब हाँ जी, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, मीटिंग प्लेस है वो, जी मीटिंग मीटिंग, पॉइंट है, सारे लोग बिल्कुल। बैठे हुए हैं वहीं पर, आ रहे मीटिंग कर रहे हैं। किडनी कंट्रोलर है नीचे के लिए, SP कंट्रोलर है आपके ब्लड उसमें फॉर्मेशन के लिए, उसके लिए, और लीवर आपका ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है, जहां भी कहीं कम होता है वहां पर भेजता है, और प्लस वो सेनापति है पूरी रक्षा के लिए, इसलिए वो SP6 बहुत बढ़िया पॉइंट है। लेकिन हम लोग सब लोग भूल जाते हैं, मैं बता रहा हूँ, सब लोग भूल जाते हैं, कोई डिजिटल पॉइंट को यूज ही नहीं करता। जी सर, यही मैं थोड़ी स्क्रीन शेयर कर लूं। हाँ करिए। जी, हम क्योंकि कुछ हटाएं क्या इसको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली कुछ लोगों को था ना कि पॉइंट्स दिखा दीजिए, तो मैंने कहा लो, मेरे पास है पॉइंट्स, मैं दिखा दे सकता हूँ, तो पिक्चर में ज्यादा क्लियर नजर आ जाएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? हो रही? यस देखिए LI4 जो मैम ने बोला, शायद किसी ने कि LI4 मैंने नहीं शो किया है, तो LI4 हमारे तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच में, ये इस स्थान पर LI4 होता है। और LI4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी प्रकार के दर्द के लिए। इवन दांत दर्द भी अगर आपको है तो आप LI4 को अपने प्रोटोकॉल में यूज करके देखिएगा। सर, इसका एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। कल क्या हुआ, मैंने कोई खट्टा फल खा लिया, काफी खट्टा था, मैंने उसको लालच में खा लिया और मेरे दांत खट्टे हो गए। मैं रोटी नहीं खा पा रहा था, कुछ नहीं खा पा रहा था, मेरे दांतों में कुछ अजीब सा सेंसेशन थी। तो मैंने LI4 को सेडेट किया और करीब करीब 50 बार या 60 बार मैंने उसको प्रेशर किया छोड़ा, और 50 से 60 बार मुझे 60% आराम हो गया। एनर्जेटिक पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। इसके बाद ये देखिए PC6 या पेरिकार्डियम 6 इसकी फुल फॉर्म है। कलाई से आप 3 उंगली रखिए, 3 उंगली की दूरी पे बीच में, ना तो ये अंगूठे की तरफ है ना ये छोटी उंगली की तरफ है, बिल्कुल बीच में है। ठीक है जी। तो ये बीच में जो है पेरिकार्डियम 6 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको उल्टी आ रही है, नोजिया है, आपको गैस बन रही है, इवन आपको बेचैनी है, एंजाइटी है, साउंड स्लिप नहीं आता, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था आपको ST36 आप घुटने को इस तरीके से मोड़ के रखिए, और अगर आप घुटने को मोड़ के रखते हैं तो 4 उंगली नाप के नीचे और 1 उंगली साइड में, बिल्कुल 4 उंगली नाप के, बिल्कुल बीच में नहीं है, 1 उंगली आपको जरा सा साइड जाना पड़ेगा। जब आप दबाएंगे तो आपको हल्का सा दर्द महसूस होगा। ये ST36 है। पेट दर्द, भूख कम लगना, ज्यादा लगना और पेट की कई तरह की समस्याएं जो हैं ST36 से निपट जाती हैं, जिनको मैं यहाँ पर बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन ST36 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होम्योस्टेटिक पॉइंट भी है, जी जी सर। बैलेंसिंग करता है पूरे सारे उसको। अब सर ये एक ST रिक्वेस्ट थी, सर एक रिक्वेस्ट थी, ये जो सर जितने पॉइंट्स बता रही है एक बार आप ग्रुप पे डाल देंगे तो हम लोग प्रॉपर्ली सेव भी कर लेंगे इन सबको। मैम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर से आप परमिशन ले सर से लीजिए। रिक्वेस्ट है, सर से ही पूछ रहे हैं हाँ सर। जी हाँ जी हाँ जी। भेज दीजिए। वैसे मुझे आप देख लीजिए तो मुझे क्लियर। एक और सजेशन दे रहा हूँ, अभी जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, अब आप अगर सेकेंड सेमेस्टर में होते तो बात नहीं थी, जो लोग थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं तो अब वो वॉल्यूम नंबर 3 ट्रीटाइज, वॉल्यूम नंबर 3, वॉल्यूम नंबर 4 और वॉल्यूम नंबर 5 तीनों को पढ़ें। उसमें जो पॉइंट जहां दिए गए हैं उसमें उन्होंने क्या किया, बोन पर एक्शन पूरा दिखाया है, तो उन पर आप पॉइंट लगाना शुरू करेंगे तो आपको एक तो पॉइंट मालूम हो जाएंगे, नंबर 1। दूसरा सबसे अधिक इफेक्टिव होगा क्योंकि बोन सबसे अंदरूनी है,
और उस वहां अगर कोई इफेक्ट आप दे रहे हैं तो स्टिमुलेशन का बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब आप अगर अभी तक नहीं उसको जानना चाह रहे हैं तो आप एक बार इसको भी देखिए, टिटाइज 1 को और टिटाइज 3, 4, 5 इनको देखिए। सारे पॉइंट आप अगर कहीं थोड़ा बहुत अंतर है तो केवल आप 3, 4, 5 का आश्रय लीजिए, बेस्ट रिजल्ट देगा आपको। ये मैं कह रहा हूँ। अगर सेकंड सेमेस्टर में नहीं है, फर्स्ट में है, सेकंड में है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो थर्ड में आ रहे हैं तब तो किताब आपके पास है, किताब खोलिए और उसमें पॉइंट वहीं पर बिल्कुल पूरे जहां बोन है वहीं बताया गया है, LI4 भी बताया, सब सारे पॉइंट बताए गए हैं, वहीं पर आप यूज करिए। सो ये वायनम के पॉइंट्स हुए क्या जो बोन पे हुए वो? नहीं, वर्चुअली वाइनम कंसेप्ट ही वहीं से आया है, अच्छा, डॉक्टर वॉल से। डॉक्टर वॉल ने माना कि जो भी बोन में हम अगर एक्शन लेते हैं, उन्होंने एक तो कहा कि मेरिडियन साइड में है, सारे पॉइंट्स उन्होंने साइड में बताए, कभी सामने नहीं बताया था, उन्होंने साइड में बताया सारे बोन, तो बोन पर उन्होंने आश्रित किया। तो इसकी चूंकि बोन हम लोग समझ रहे हैं कि बोन किडनी को, किडनी वाला रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो किडनी यानी अंदरूनी, तो इसलिए बोन की वजह से उन्होंने किया, तो वो इंपॉर्टेंस है। अगर अभी तक आप नहीं जान रहे हो तो अभी उसको खोलिए और उससे और दोनों कंपेरिजन कर लीजिए। आप हम भेजवा देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, लेकिन इससे बेटर आपको ये है कि जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, फर्स्ट सेकंड तो करें कोई बात नहीं, लेकिन थर्ड में है तो अब तो आप उसको पढ़िए, डॉक्टर वॉल को। डॉक्टर वॉल के सारे पॉइंट यूज करिए, जितने पॉइंट हो सब यूज करिए। आप देखिए साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ बाय डॉक्टर वॉल है, उसको देखिएगा। नींद के सब सारे पॉइंट्स उन्होंने स्पेसिफिकली बिल्कुल मेंशन कर दिए कि ये इस चीज का है, ये इस सेंटर का मालिक है, ये इस सेंटर का वो बहुत बढ़िया यूज है। आप देखिए तो आपका ज्ञान और बढ़ेगा, मतलब जितना बढ़ा है उससे आपको लगेगा कि काफी कुछ परिवर्तन हुआ है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करिए सर। जी सर, ये SP6 है जो आपको दिख रहा है, ये हड्डी से 4 उंगली ऊपर है और आप इसको बहुत इजीली, मैं समझता हूँ, देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ये बेसिकली बिल्कुल हड्डी पर नहीं है। आप जब चलेंगे अंगूठे की साइड से तो आप देखिए हड्डी के बैक साइड में, हल्का सा बैक साइड में ये SP6 होता है। ठीक है जी, ये मासिक की गड़बड़, पेशाब के रोग, हर्निया, इन्फेक्शन, इम्यूनिटी बूस्ट करना, ब्लीडिंग रोकना, एनएस प्रॉब्लम, सब चीजों में काम करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है LU7। LU7 के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने इस तरीके से अंगूठा मिलाया था और उंगली जहां पर आ रही थी मैंने आपको बताया था। ये देखिए हड्डी भी दिखा रखी है यहाँ पर कि हड्डी के किस कोने में LU7 है। ये नजर आ रहा है आपको? हेलो हाँ सर, हाँ आ जी, रहा नजर है। आ रहे? ओके, ये गर्दन से पीठ तक, ऊपरी बैक, सर्वाइकल, सांस की प्रॉब्लम, उदासी या कोई पागलों की तरह हंसता है, इन सब चीजों में काम आता है और बहुत चीजों में काम आता है, पर समय कम है तो मैं इतना ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आपको इसको मेजरमेंट करने का तरीका, क्योंकि किसी ने मेरे से पूछा था और शायद यह किसी को समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा था कि ये दिखाना चाहिए पिक्चर, मैंने इसलिए आपको दिखाया। इसके बाद UB54 आएगा। UB54 ये देखिए, इसको BL54 के नाम से भी कई जगह बोलते हैं। हम यूरिनरी ब्लैडर 54 बोलते हैं, वो केवल ब्लैडर 54 बोलते हैं। तो ये ब्लैडर 54 है। मिडिल बैक, कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, क्योंकि देखिए साइटिका की नर्व भी इधर से होके गुजरेगी ना। अकड़न है कि बॉडी में, नी पेन है, हिप पेन है, और मच्छर ना काटे उसका भी ये पॉइंट है, बवासीर के लिए भी ये पॉइंट है। नेक्स्ट आ गया जी दोबारा से क्या ST40। अच्छा, ये मैं ST40 ले आया हूँ। ओके ठीक है, SP6 मैंने आपको दिखाई दिया था तो उसकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो पॉइंट आप लोग समझ में ना आए उनको आप ब्योल में बिल्कुल लगाइए बिना परेशानी के। जी सर। जैसे जैसे SP6 वाला जो पॉइंट है वहां तो ठीक है, अभी जो UB54 वाला पॉइंट है कहीं नहीं आपको मिलेगा, तो भी कोई नहीं सर्च कर पाएगा। UB54 कोई नहीं कर पाएगा, वो कोई एक आध बिरला कोई कर पाएगा, तो इसलिए उसको मत होता तो प्रसाद मत पढ़िए। ये पॉइंट्स देखिए एकेडमिक्स के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इसीलिए ब्योल चार्ट आया कि जिन पॉइंट्स पर हम लोग लगा नहीं सकते हैं उसके लिए वो प्रोफेसर पार्क जी उन्हें वो पॉइंट बता दिया। कौन वहां पॉइंट लगा के बताइए? केवल डॉक्टर में वहां आपको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा तब आपको पॉइंट लगा पाएंगे, कौन करेगा ऐसा?
ठीक है, चलिए पंकज जी आगे कंटिन्यू करिए प्लीज। जी सर, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सर, वो बीच में ऐड आ गया तो सॉरी, एक सेकंड जी। ये देखिए, ये नेक्स्ट ST40 आपको नजर आ रहा होगा। ST40 से जस्ट साथ में बिल्कुल लगा हुआ ST38 है, वो रेड कलर में शो हो रहा है, नजर आ रहा है ST38। दोनों पॉइंट पास पास हैं, ST38 भी ST40 भी। ये बेसिकली स्पेशल पॉइंट है शोल्डर में, अगर आपको पेन रहता है तो शोल्डर के पेन के लिए ST38 स्पेसिफिक पॉइंट है। इसी के साथ ही ST40 भी, मैं अलग कहाँ जाऊँ, ST40 यही साथ में मिल गया मुझे। तो ये अगर आपको कफ बहुत ज्यादा बनता है, खांसी आपको बहुत ज्यादा आती है, उसमें बलगम बहुत ज्यादा निकलता है, या आपकी बॉडी में और भी कफ, सर वात कफ और पित्त पड़ा रहे हैं, तो कफ अगर आपको ज्यादा बनता है, खाली खांसी में ही कफ नहीं होता, और भी बहुत सारी जगह होता है, सर ने पढ़ाया हम लोगों को, तो उसमें हम टाइम नहीं लगाते। तो कफ अगर आपको एक्सेस में बनता है तो आप ST40 को आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद ठीक है, ST40 मैंने अलग से भी लिया था। देखिए, ये एक पॉइंट है ST44। ST44 दोनों उंगलियों का जहां जंक्शन है, ये रेड कलर से नजर आ रहा होगा आपको, मैंने और थोड़ा बड़ा कर दिया है आपको ताकि इजी नजर आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेडेक के लिए, टूथ एक के लिए, और पेट में जो हमारे दर्द होता है, एब्डोमिन जो पेन है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। अब ST मेरिडियन है, स्टमक मेरिडियन है, तो पेट तो डेफिनेटली कवर करेगी करेगी। इसके नेक्स्ट है SP9। SP9 को आप देख लीजिए, रेड कलर से ये शो हो रहा है। घुटने को आप इस प्रकार से मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद आप देखिए SP9, यहाँ ये जो हड्डी आपको दिख रही है, हड्डी का जो मोटा सिरा है, जैसे डॉक्टर वॉल ने सर ने भी बताया था कि डॉक्टर वॉल का जिक्र किया था, डॉक्टर वॉल के अधिकतर पॉइंट जो है वो हड्डी के सिरों पर है, वो और कहीं नहीं है, अधिकतर पॉइंट हड्डी के सिरों पर ही मिलेंगे। तो इसी प्रकार से SP9 जो है, ये हड्डी के सिरे पर है, ऊपर की साइड जहां हड्डी मोटी होनी शुरू होती है, वहां पर SP9 है। ये पॉइंट है ओडिमा के लिए। ये जो होता है ओडिमा, ये क्या होता है, इसमें पानी जैसा एक फ्लूइड जो है वो पैर में भर जाता है, जिसके कारण सूजन सी, थोड़े सूजे सूजे से पैर लगते हैं। जब आप पैर को दबाते हैं तो वहां पर गड्ढा भी बन जाता है, और वो थोड़ी देर बाद फिर अपने आप नॉर्मल हो जाता है। इसको जलोदर भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है जी। मतलब लोअर पार्ट में कोई भी किसी प्रकार की सूजन हो तो आप SP9 का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए SP10 की बात कर लेते हैं। SP10 आपको क्लियर दिखा दिया, घुटने में आप ऐसे उंगली रखेंगे, 3 उंगली, तो 30, ये सॉरी फिर हटा गया, ये तीसरी उंगली के बाद ये पॉइंट आता है SP10। ये स्पेसिफिक पॉइंट है आपको एलर्जी के लिए, स्किन डिसऑर्डर के लिए, लाइक आपको एक्जिमा है, सोराइसिस है, या पित्ती उछल जाती है, ठीक है जी। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि ये स्प्लिन का पॉइंट है, तो आपको कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और ठंडी चीजें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, गर्म चीजें थोड़ा सा पीना चाहिए, थोड़ी देर धूप में बैठना चाहिए, तो आपकी स्प्लिन अपने आप टोन अप हो जाती है। इसका नेक्स्ट है हार्ट 5 स्पेसिफिक पॉइंट है। अगर कोई आपको बोलने में दिक्कत है, जैसे आप जैसे हकलाते हो बीच में, या दूसरी चीज ये है कि आप बोलना चाहते हैं लेकिन आपके मुंह से वाणी नहीं निकल रही, आप बोल ही नहीं पा रहे, हेजिटेशन कर रहे हैं, ST5 ये दोनों कंडीशन में बहुत अच्छा काम करेगा। मैंने बहुत क्लोजअप लिया है इसका, जिससे कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। इसके बाद देखिए, इसके बाद मैंने अब ये सारे पॉइंट छोड़ दिए हैं, क्योंकि सारे पॉइंट को आप सब यूज कर सकते हैं, आप इन सबको देख सकते हैं, तो इतना टाइम नहीं रहेगा। सर ने मुझे 6:30 तक का टाइम दिया था, जिसमें मुझे 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट भी यूज करने थे, तो अगर मैं सारे पॉइंट बताऊंगा तो 8:30 वहीं तक, सॉरी 6:30 वहीं तक हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। तो मैंने उसके बाद जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने वो पॉइंट लिए हैं। तो ये पॉइंट है, इनमें इंपॉर्टेंट सारे हैं, प्लीज कोई ये मत सोचेगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मुझे जो लगा, जो मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ, जो मुझे थोड़ा सी जानकारी है। लीवर 3 के बारे में बात करते हैं। लीवर 3 देखिए, अब पैर में है, अंगूठे और पहली उंगली के बीच में जब आप चलेंगे, दबाते चलेंगे, तो एक सुरंग जैसी आपको नजर आएगी। उस सुरंग जैसी में जब आप चलते जाएंगे, तो जहां पर हड्डी स्टार्ट हो रही है यहाँ पीछे, उसके जस्ट पास में ही ये लीवर 3 है, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे कि हमने शुरू में बताया था,
एक सेकंड, क्या मैं वापस आ सकता हूँ? हाँ, सर मैं नजर आ गया? हेलो सर, मैं नजर आ रहा हूँ? नहीं सर। अभी तक तो नहीं आया सर नजर। ओके, एक सेकंड में कोशिश कर रहा हूँ। आ गया पंकज जी, नजर? यस सर, यस सर। सर ठीक है जी। तो देखिए, जैसे कि हमने अपनी क्लास स्टार्ट की थी, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था LI4 के बारे में, ठीक है? तो LI4 जो हमने बताया था कि LI4 कौन से एरिया को कवर करेगा, यहां से यहां तक के पूरे एरिया को LI4 कवर करेगा, ठीक है? तो मैंने उसमें बताया था आपको कान भी आते हैं, ठीक है? कान की अगर टिनिटस की प्रॉब्लम है, टिनिटस की एक प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि आदमी को अपने कान में घंटी जैसी आवाज सुनाई देने लगती है। अगर वो भी प्रॉब्लम है, बहरापन भी है, कान से किसी तरह का मतलब और कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, सर की परमिशन से, अगर सर परमिशन दे, अगर आपको आंख की कोई प्रॉब्लम है तो LI4 काम करेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। पर यहाँ मैं साथ में ये चीज सर से रिक्वेस्ट करके, अगर मैं गलत हूं तो सर प्लीज मुझे बता दीजिएगा, LI4 के साथ लीवर 3 जरूर इस्तेमाल कीजिए। वही लीवर कंट्रोल। 3 लीवर 3 आंखों के लिए, मतलब लीवर मेरिडियन जो है वो आंखों की मेन मेरिडियन है। लीवर 3 जो है आंखों के लिए बहुत अच्छा डिस्टल पॉइंट है। अगर आप केवल LI4 यूज करते हैं तो मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं सर। अगर मेरे को लगे सर तो मुझे बता सकते हैं, पर मैं LI4 से संतुष्ट नहीं हूं कि केवल LI4 आंखों के लिए भरपूर काम करेगा जब तक आप लीवर 3 यूज नहीं करेंगे। लीवर 3 आपको इस्तेमाल लीवर करना आंखों में पड़ेगा। खुलता है, ध्यान रखिएगा, लीवर आंखों में खुलता है बस। जी। तो अगर आपकी आंखें लाल रहती हैं, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो लीवर 3 इन दोनों कंडीशन में काम करता है। एक आपके टॉक्सिन्स को भी ये बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि लीवर का काम है। अब देखिए इसमें क्या है कि मैं 2 मिनट और ले लेता हूं सर की परमिशन से। लीवर आपने कुछ लोगों ने रिपोर्ट कराई होगी, तो रिपोर्ट कराने में ये आता है कि इनके कूफर सेल बहुत ज्यादा डेड हैं। इनकी बॉडी में कूफर सेल बहुत ज्यादा डेड हैं। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि हमारी बॉडी में किसी ने या तो पॉइजन दिया है, या हमें सांप ने काट लिया, या कुछ कर लिया, कोई भी ऐसी चीज, सांप ने काटा हो या किसी ने हमें खाने में पॉइजन दे दिया हो, तो हमारा लीवर क्या करता है? हमारी लीवर के अंदर ही जो कूफर सेल है, ये आत्मघाती दस्ता है। और आत्मघाती दस्ता क्या करता है? लीवर उसको बोलता है कि आप, ये पॉइजन आ रहा है और इसको आप अपने अंदर एब्जॉर्व करो। तो ये कूफर सेल उसको अपने अंदर एब्जॉर्व करती हैं और विस्फोट कर देती हैं। तो विस्फोट करने के कारण ये तो मर जाती हैं, लेकिन वो पॉइजन का जो हमारे ऊपर इफेक्ट होना था, जहां तक उनकी क्षमता है, वो उसको कम करते चले जाते हैं। अधिक मात्रा में पॉइजन मिलेगा तो नो डाउट फिर वो नहीं कर पाएंगे, वो आप मर ही जाएंगे या हम मर जाएंगे। लेकिन अगर लिमिटेड मात्रा में है और कूफर सेल उसको कंट्रोल कर सकती हैं, यही चीज पोस्टमार्टम में भी पता चलती है। अगर आप, कोई आदमी मर गया और उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो ये अगर उसकी कूफर सेल बहुत ज्यादा मरी हुई पाई गई, तो ये क्लियर है कि इसकी डेथ जो हुई है वो पॉइजन से हुई है। अब यहाँ पर एक चीज मैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और हमको इस चीज को जानना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रिटिश जब हमारे देश में आए थे, ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आए थे, तो उन्होंने जो जेल में लोग बंद थे, जेल में जो लोग बंद थे, उनको एल्युमिनियम के बर्तन में खाना दिया। एल्युमिनियम के बर्तन में खाना देने से क्या हुआ? एल्युमिनियम का बर्तन जो है वो स्लो पॉइजन का काम करता है। बाद में हम लोगों ने इस चीज को देखा नहीं, समझा नहीं, और हमने अपने भारतीय पीतल के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों को छोड़ दिया, और हमने उस एल्युमिनियम के बर्तन को खूब रगड़ रगड़ के चमकाया और उसमें खाना बनाया। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में आती हैं, क्योंकि एल्युमिनियम जब गर्म होता है तो उसके अंदर से जो तत्व हमारी बॉडी में चले जाते हैं, वो पॉइजन का काम करते हैं, और उसको रोकने के लिए हमारे लीवर को लगातार फाइट करनी पड़ती है, हमारे कूफर सेल्स को लगातार फाइट करनी पड़ती है। तो आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप अच्छा समझें, तो एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाना छोड़ दीजिए। एल्युमिनियम के बर्तन में गर्म खाना खाना छोड़ दीजिए। हमारे पुराने बर्तनों की तरफ आ जाइए। स्टील में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर पीतल नहीं ले सकते, पर एल्युमिनियम हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसान करता है, और हमारे लीवर को बहुत ज्यादा, वो कंटिन्यूअस फाइटिंग में लगा हुआ है। लीवर, जब जब आप एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खा रहे हैं, उसके कूफर सेल लगातार फाइटिंग में है, क्योंकि जो पॉइजन अंदर चला गया वो उसको ब्लास्ट कर रहे हैं।
कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वीक होते जा रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको ये दोनों एक साथ दिखा दूंगा, DU20। नेक्स्ट पॉइंट हुआ हमारा DU20, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। DU20 एक ऐसा पॉइंट है जो जहां पर हमारी 6 यान मेरिडियन है कंट्रोल, जो एक पॉइंट से कंट्रोल हो सकती हैं। 6 यांग मेरिडियन को कंट्रोल करने वाला इकलौता पॉइंट DU20। DU20 यहाँ पर नाम दिया है, सर मैं कोई गलत नहीं हूं तो क्या ये GV20 नहीं है? GV20 है ना? हाँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, जिन्होंने GV20 पढ़ा होगा वो GV20 पढ़ेंगे इसको, जो जिन्होंने DU20 पढ़ा है वो DU20 पढ़े। पर मैंने ये यहाँ पर इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि GV20 है या DU20 है, तो यहाँ में सॉरी सर, पॉइंट है 20 जी गवर्निंग वेसल का, जी चुटिया जी टूट गया। तो देखिए DU20 जो है, जब हमारा अंगूठा मेरा अंगूठा आ रहा है, आ रहा है ना अंगूठा, ये अंगूठे के टॉप में, बिल्कुल यहाँ टॉप में, इस जगह पर अगर आप ऐसे करके दिखाऊं, ये टॉप का जो एरिया है ये DU20 है। ठीक है जी, DU20 यहाँ पर प्रेशर देने से 6 यांग मेरिडियन जो है, यांग मेरिडियन वो कंट्रोल होती हैं। इसके अलावा जब आप देखते हैं तो ये हमारा पॉइंट है, देखिए ये हमारे माथे के बीच में है ना जी, ये दोनों आईब्रो के बीच में आपको ये पॉइंट दिख रहा है। यहां से आप 8 चुन अगर ऊपर जाते हैं, 8 चुन, 2 चुन ये हो गई, 3 उंगलियां यानी 2 चुन, फिर 2 चुन, फिर 2 चुन, और फिर ये 2 चुन, यहां जो ये पॉइंट मिला ये DU20 है, यानी GV20 है। ठीक है। इसके अलावा एक और तरीके से हम DU20 की पहचान कर सकते हैं, ये जो हमारे कान हैं, इन कानों से बिल्कुल इस साइड से देखिए, बिल्कुल सीधा ऊपर चलते चले जाइए, हमारी दोनों उंगलियां जहां मिल रही हैं ये DU20 है। ठीक है जी, बहुत ही हल्का सा गड्ढा वहां दिखेगा आपको। जी जी जी, ये 6 यंग मेरिडियन को कंट्रोल करता है, ये तो मैंने बताया आपको। इसके अलावा रेक्टम की प्रॉब्लम हो, पाइल्स की प्रॉब्लम हो, उनको भी ये कंट्रोल करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने जैसे आपको बताना चाहूंगा कि ये भी, जैसे हमने LU9 के बारे में बात की थी कि लाश को जिंदा करने वाला पॉइंट, चाइना में इसको भी लाश को जिंदा करने वाला पॉइंट मानते हैं। उनका कहना ये है कि अगर कोई आदमी जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन चली गई हो, ठीक है जी, सिंकिंग कोलैप्स टाइप की, और मतलब बिल्कुल ही खत्म जैसी एनर्जी इनकी हो गई हो, तो अगर कोई पास में खड़ा आदमी अगर उसके DU20 पे हाथ रखे थोड़ी देर के लिए, तो उसकी एनर्जी वापस इस तरीके से अगर उसके DU20 पे हाथ रखता है तो उसकी एनर्जी वापस आ जाती है। चाइना में इस तरह की मान्यता है। ठीक है जी। अगर कभी आपको लगे एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन हो रही, तो आप अपने हाथ से ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज किसी दूसरे से जो पास में हो, आपके फैमिली मेंबर, आप उनसे कहिएगा DU20 पे मेरे थोड़ी देर हाथ रखो, और आप शायद ऐसा फील करें, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने किताब में पढ़ा था, तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा वो मानते हैं कि DU20 जो है वो आपकी एनर्जी वापस, सॉरी सर, आसान तरीका ये है कि आप अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो अगर एनर्जी कम है तो मेल में राइट इंडेक्स फिंगर देने वाला पॉइंट है, मतलब वाइट मैग्नेट है, और ये हम लोग का जो है वो है पीला मैग्नेट है। तो लेडीज में उल्टा है, तो आप उसको रख दीजिए, बस उसको रख दीजिए, उसको स्टिमुलेट दीजिए। मतलब मेल जो है इससे इंडेक्स राइट इंडेक्स फिंगर से दे, अगर फीमेल है तो वो राइट मिडिल फिंगर से दे दे, तो स्टिमुलेशन एनर्जी ट्रांसफर तो अपने आप ही हो जाएगी। जी। ये DU20 बीपी लो के केस में काम आएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, सब में काम आएगा। ये तो वो तो बताया गया है ना कि ये हम लोग का मेल का ये राइट इंडेक्स फिंगर जो है वो पॉजिटिव वाला है, मतलब नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है हम लोग का, और लेडीज में उल्टा है। तो बस उसमें आप नॉर्थ पोल, हमें एनर्जी बढ़ानी तो नॉर्थ पोल, और अगर आपको एनर्जी घटानी तो साउथ पोल। बेसिक फंडा है ये, और ये सभी करेंगे तो भी काम चलेगा। सब करिए, अपने अपनी एनर्जी भी। सर ये बहुत अच्छा असर करता है, मेरे सामने वाले की बहुत स्वेलिंग हो गई थी, पैर में लगी थी, बिल्कुल मैंने बिल्कुल किया, बहुत अच्छा असर करता है। हाँ, बहुत करेगा, बहुत करेगा। मेडिकल फील हाँ, करता है ये। और इसीलिए कहते नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई जैसे बीपी, कल कहा बताया था कि जिसका बीपी को कोई प्रॉब्लम ना हो, हाई बीपी की,
तो वो इसको इस वाले पॉइंट को यहाँ पर स्टिमुलेट करे और इसके चारों तरफ जो 4 इक्के कहलाते हैं वो ऐसे एक वो दे और उससे सवेरे की उसमें शामिल कर लीजिए आप लोग। आई मसाज और ये मसाज, 2 मसाज, नोज मसाज और ये कान की मसाज, ये शामिल कर लीजिए आप अपने योग वाले में, जैसे समझे कि एक्यू योग है, और शामिल करके देखिए, रिजल्ट देखिए 15 दिन में। नेक्स्ट आइए सर, आगे चलिए, हम लोग बहुत हम सर लेट हो गए हैं, तो मैं यहीं पे इसको खत्म कर देता हूँ। करिए आगे बढ़िए, अभी लेट नहीं हुआ, अभी करिए। बहुत देर लगेगी क्या उसमें? 1 घंटा लगेगा? नहीं सर, मैंने ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, एक्चुअली मैंने तैयारी की थी केवल इसी की ना, कोई तो बात नहीं, मतलब ये कोई पार्ट बात मैं नहीं, फिर बाद में देना पड़ेगा ना। जल्दी कर दूंगा सर, ये मेरे ख्याल से 15 मिनट में कर दूंगा। कर दीजिए। ठीक है, ओके। इसके अलावा DU वर्चुअली देखिए, मैं बता दूं आपको, हम लोगों ने प्रैक्टिकल के लिए 5 क्लासेस दिए हुए हैं, 5 घंटे स्पेशली अलग से, ताकि आपको मेरिडियन, चाइनीज मेरिडियन और आयुर्वेदिक मेरिडियन दोनों का आपको थोड़ा सा वो मिल जाए। 5 घंटे दिए हैं, 5 क्लासेस मैंने बढ़ा दिए इसीलिए कि वो थ्योरी के साथ साथ यहाँ हम लोग थ्योरी स्टडी कर लें और प्रैक्टिकल जहाँ डिस्कशन करना वहाँ कर लें, और डिमॉन्स्ट्रेशन से होगा। वो उसने कंप्यूटर खरीद दिया है, लैपटॉप, और उससे वो चित्र बना करके आपको सबमिट करेंगे। तो जहां आपको प्रॉब्लम हो पहले से बता दीजिएगा कि उनको जरूर हम कवर करें। हमको आप इंडिविजुअली बता सकते हैं या हम ग्रुप में डाल दीजिए कि इसमें जैसे मुझे लगता है LHM, जैसे मुझे लगता है स्पाइरल, जैसे मुझे लगता है कि आयुर्वेद में अपोजिट फ्लो, तो ऐसे ही चाइनीज में जो आपको लगता है। पंकज जी का कहना है डिटेलिंग है, बहुत बढ़िया है, डिटेलिंग में है, दोनों चीज में है। हम बार बार इस बात कह रहे हैं कि डॉक्टर वॉल और प्रोफेसर पार्क जेबू का अवतरण इसीलिए हुआ कि कुछ चीजों को हमको परिमार्जित करना पड़ा। TCM पुराना है, TCM में जहां जहां शोध हुए हैं उसको हम लोग करें, जहां कहीं उन अंगों में हम नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां थ्योरी के लिए जाने, लेकिन प्रैक्टिस में आप कर ही नहीं पाओगे। जो बहुत अनुभव मांगता है, इनका बहुत अनुभव है, तब ये उन्होंने कहा कि ढूंढ लिया कहां पर है। आप कैसे ढूंढ पाओगे UB54 को? आप पीठ में कोई पॉइंट नहीं ढूंढ पाओगे, तो आपको लगाना पड़ेगा इसी पर। तो बस ये है, इतना ध्यान रखिए, जहां लगा सकते हैं यहां से यहां तक उनमें अपना आराम से लगाइए। जो शरीर के अंदर के भाग हैं उन्हीं के लिए तो पार्क जेबू साहब आए, तो उनका यूज करिए और मत डरिए कि वो यूज नहीं होगा, वो प्रभाव नहीं करेगा। प्रभाव इक्वली गुड, क्योंकि जब यहाँ पर नाड़ी जा रही, जैसे बताया इन्होंने, तो नाड़ी जा रही तो कहीं ना कहीं तो असर दे रही है, वो मेरिडियन वही तो है। ठीक है पंकज जी, आगे कंटिन्यू करिए प्लीज, कर लीजिए सर। 1 मिनट, ये आ गया सर, मैं वापस शेयर करूं? हाँ जी, नहीं सर, कोई मेरे को भी तो इनको पिक्चर्स भी दिखानी थोड़ी सी, तो एक लाइन बोलूंगा मैं इसमें DU20 में आखिरी जी। स्प्लीन मेरिडियन पूरी बॉडी को लिफ्ट करती है, हमारे सारे ऑर्गन्स को यथास्थिति बनाए रखने का काम स्प्लीन का है। लेकिन क्या हो अगर स्प्लीन खुद सिंक हो जाए? क्या करेंगे? जो स्प्लीन हमारे सारे अंगों को यथास्थिति बना के रखती है ना जी, सारे अंग हमारे कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं नहीं जा रहे हैं, यथास्थिति में हैं, और वो ही स्प्लीन सिंक कर जाए, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम DU20 का इस्तेमाल करेंगे। DU20 इतना पावरफुल है कि ये SP सिंकिंग यानी स्प्लीन की जो सिंकिंग है उसको भी ठीक करने की क्षमता रखता है। क्लियर है जी? 2 पॉइंट है, DU20 भी है, GB26 भी है, वही DU26 और K1, 3 पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जी सर देखिए, हमने तो आप जितना नहीं पढ़ा, आप नहीं तो गुरु हैं, बट ये कि नहीं, ऐसा नहीं, कोई ऐसा, ये पढ़ने ज्ञान के लिए कोई वो नहीं। आगे यस, कंटिन्यू करिए सर आगे। ओके, मैं बस 1 मिनट जरा इनको ये दिखा देता हूँ अपना, ताकि फिर ये मेरे से बोले कि मतलब पॉइंट नहीं क्लियर हुए हैं। ये लीवर 3 मैंने दिखा दिया था, लीवर 3 के बाद ये LU7 में दिखा चुका हूँ। ओके, ST44 में आपको दिखा चुका हूँ क्या? ओके ठीक है, ये मैं UB11 आपको शो कर रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है UB11? हेलो
नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी। स्क्रीन नहीं आ रही है? देखने भाई क्यों नहीं आ रही है? दिख रही है। यूबी 11 पीठ में है, यस सर। पीठ में। यूबी 11 आप लगाएंगे, हाथ ही में लगा पाएंगे। क्लियर हुआ? अब दिखा आपको यस सर, अब यूबी दिख 11? गया। यस सर। ठीक है। इससे अच्छा यूबी 11 से पहले 2 मिनट में आपको दिख रहा है सर, दिख रहा है। 2 सेकंड के लिए मैं आपको DU20 दिखा देता हूँ। ये हमारे स्कैल्प में है, ठीक है जी। DU20 यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये ओरिजिनल है। बाकी अंगूठे पे जो दिखाया था वो हमारा जो था वो ब्यूल मेरिडियन में था। इसके अलावा लीवर 3 में आपको दिखाई चुका हूँ, DU20 रह गया था। अब हम बात करते हैं यूबी 11 के बारे में, ठीक है। यूबी 11 से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये लॉ ऑफ 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। इसको स्पेशल मीटिंग पॉइंट भी कहते हैं और इसके और भी नाम है। इसका इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावशाली, जिसके नाम में ही प्रभाव है कि इसके नाम प्रभाव दे रहा है भैया, ये तो इतना प्रभावशाली है कि क्या कहें, एकदम लगाते ही रिजल्ट दे देता है। इसके अलावा इसको हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर पॉइंट। जैसे किसी भी प्रदेश में चीफ मिनिस्टर जो होता है वो मुख्य होता है, उसके डिसीजन फाइनल होते हैं, उसी प्रकार से इन पॉइंट के भी डिसीजन फाइनल है। ये चीफ मिनिस्टर पॉइंट भी कहलाते हैं। और इसके अलावा इनका एक और मजेदार नाम है, और जो इनके काम को बताता है, बहुत क्लियर बताता है कि इनका क्या काम है। ये इंस्टेंट रिलीफ पॉइंट कहलाते हैं। इंस्टेंट रिलीफ मतलब, इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, जो लगाते ही तुरंत आराम दे दें। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा होगा, जो जो टॉपिक आपने कवर किए होंगे, उसमें मेरे को लगता है कि चाहे हमने सोर्स पॉइंट के बारे में पढ़ा, चाहे और किसी के बारे में पढ़ा, इंस्टेंट रिलीफ देने वाला पॉइंट कोई भी नहीं आया। ये इकलौता पॉइंट है जो इंस्टेंट रिलीफ में पॉइंट कहलाते हैं। ये हमारे शरीर में विभिन्न मेरिडियनों में पाए जाते हैं, और 12 मेरिडियन में ये केवल 8 ही ऐसे पॉइंट हैं जो पाए जाते हैं, जिन पर उपचार देकर हम 8 विभिन्न टिश्यू जैसे रक्त, अस्थि, उपास्थि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। इन 8 बिंदुओं पर उपचार देकर गंभीर रोगों में बॉडी सिस्टम ठीक किया जाता है। इन 8 बिंदुओं को 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट या 8 स्पेशल मीटिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको पहला दिखा रहा हूं, ये है यूबी 11। यूबी 11, हालांकि देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, ये यूबी 11 जो इन्होंने शो किया है, एक तरफ ही इन्होंने लिखा है कि BL11, लेकिन ये दोनों साइड होता है। बिल्कुल इतनी ही दूरी पे आप मान लीजिए कि ये इसका दूसरा पॉइंट भी होगा, है ना। जस्ट इसके अपोजिट साइड में हमारे स्पाइन के मनके जा रहे हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। एक साइड पर BL11 दिख रहा है, तो दूसरी साइड भी तकरीबन इतनी दूरी पे ही BL11 है। ये बोन मीटिंग पॉइंट है। हड्डी की किसी भी बीमारी में इस बिंदु का उपचार देना चाहिए। हड्डी टूटने पर देखिए, हड्डी टूटने पर कोई भी बीमारी काम नहीं करती, कोई दवा काम नहीं करती। हम सब जानते हैं हड्डी जो जुड़ती है वो हमारी बॉडी ही जोड़ती है। हेलो पंकज जी, जी, इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए यही इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है वही कारगर होंगे। ऐसे यूं करिए, क्योंकि उस पॉइंट पे आप कोई पॉइंट लगा नहीं पाएंगे, हाथ से तो कर पाएंगे, लेकिन स्टिमुलेशन के लिए ऐसे पॉइंट आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सर, ब्यूल मेरिडियन पे भी आप BL11 पे काम कर सकते हैं जी। हाँ, हड्डी टूटने पर कोई भी दवाई किसी भी प्रकार की, चाहे होम्योपैथी हो चाहे एलोपैथी हो, कोई भी दवाई जो है काम नहीं करती। हड्डी हमारा शरीर खुद जोड़ता है। पर BL11 पे अगर आप साथ में प्रभाव मतलब आप प्रेशर डालते हैं, तो ये उसकी जोड़ने की गति को तेज कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कहीं भी हड्डी में किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कत हो जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कैल्शियम की प्रॉब्लम है, कैल्शियम की कमी है, ठीक है ना जी, तो उस कमी को दूर करने के लिए आप इस पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बीच बीच में इसका इस्तेमाल करिए जी, ये इसका अर्थ है। इसको UB 11 को आप ऐसे भी यूज करिए, मेथी लगा लीजिए और 10 दिन में 15 दिन में लगा लिया करिए, क्योंकि कैल्शियम की कमी मान लीजिए कहीं हो रही है और मालूम नहीं पड़ रही है, तो इसको पॉइंट लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं। UB 11 इस मामले में है। और बाजार में कैल्शियम बहुत महंगा हो गया है सर। पहले कैल्शियम इतना महंगा नहीं मिलता था, आजकल वो मेरे ख्याल से 90-100 रुपए का एक पत्ता कर दिया है कंपनी ने। तो वो इतना महंगा पत्ता खाने से उसमें भी 80% निकल जाता है बाहर, केवल 20% ही मिलता है। उससे फार बेटर है कि हम अपने BL11 को यूज करें। एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा हो,
तो भी इस बिंदु पर आप उपचार कर सकते हैं। कुछ लोगों में दिक्कत आपको ये महसूस होती होगी, जब वो चलते होंगे तो आप महसूस करते होंगे कि ये थोड़ा सा अजीब सा चल रहा है, इसकी चाल ढाल थोड़ी सी अजीब है ना जी। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है कि उनका एक पैर थोड़ा सा छोटा होता है, बहुत छोटा बड़ा नहीं होता, बहुत हल्का सा छोटा बड़ा, जिससे उनकी चाल गड़बड़ा जाती है। तो उसमें भी अगर आप इस बिंदु का उपयोग करेंगे तो लाभ मिलेगा। इस बिंदु का प्रभाव पैराथायराइड पर पड़ता है तथा पैराथायराइड की क्रिया में सुधार आता है। इससे हड्डी की चूने की कमी भी ठीक होती है। देखिए पैराथायराइड क्या है? पैराथायराइड जस्ट थायराइड के नेक्स्ट वाला ग्लैंड है, दैट इज पैराथायराइड। और पैराथायराइड का मेन काम क्या है? कैल्शियम सिक्रेट करना, कैल्शियम बनाना, कैल्शियम को हमारी बॉडी में भेजना। तो जब ये पैराथायराइड को, जब हम इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब हम पैराथायराइड को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो वो कैल्शियम थोड़ा सा ज्यादा बनाने लगता है और वो हमारी बॉडी का बना हुआ कैल्शियम है, वो हमारी बॉडी बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है, अपेक्षा इसके कि हम एलोपैथिक कैल्शियम लें, उसको हमारी बॉडी 80% या 85% बाहर कर देती है। LU9 के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि LU9 लाश को जिंदा कर देने वाला, यानी लाश को जिंदा कर देने वाला पॉइंट है, पल्स मीटिंग पॉइंट है। इसको आर्टरीज मीटिंग पॉइंट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पल्स और आर्टरीज यहाँ मिल रही हैं। यहाँ सर ने जैसे डॉक्टर वॉल का जिक्र किया था, डॉक्टर वॉल के अनुसार इस बिंदु पर उपचार देने से हृदय का लिम्फ सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। डॉक्टर वॉल की बहुत महत्वपूर्ण जो खोज थी, उनमें 2 मेरिडियन मैं समझता हूँ। एक तो पेनक्रियाज मेरिडियन जो उन्होंने खोजी, वो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुगर के रोगी उसके बाद बहुत तेजी से ठीक होने लगे। हमारी जो बॉडी में स्प्लीन मेरिडियन है, TCM में दोनों पार्ट में स्प्लीन मेरिडियन मानी जाती है, पर डॉक्टर वॉल ने जाना कि एक पार्ट जो है स्प्लीन है और एक पार्ट पेनक्रियाज है, वो सीधा पेनक्रियाज पर असर करती है, तो उसको पेनक्रियाज नाम दिया। इसी प्रकार से दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने चीज ढूंढी वो है लिम्फ मेरिडियन, और लिम्फ मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है, तो आप सर से पूछ लीजिएगा या हमारे सेम में आ ही रहा है लिम्फ का। तो प्राचीन चीन में एक्यूपंक्चर नियमों के अनुसार इस बिंदु पर उपचार देने से धमनियों के रक्त प्रवाह में सुधार आता था। धमनियों में जो कहीं आपने देखा होगा कि आपकी धमनी सिकुड़ के छोटी हो गई है तो ब्लड फ्लो तेज हो गया, या आपकी धमनी जो है वो फैल गई है तो ब्लड फ्लो कम हो गया है, या आपकी धमनियां कठोर हो गई जिनके कारण ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो इस रक्त प्रवाह में सुधार आता है। तो इनडायरेक्टली रक्त प्रवाह में सुधार कैसे आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि धमनी में जो भी गड़बड़ आएगी उसको ये ठीक करती है, तभी रक्त प्रवाह में सुधार आता है ना। ऐसे तो नहीं कर सकती कोई, ऐसे नहीं मोटर लगा दी इसने। पल्स अति मंद पड़ने लगे तो इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए। और लास्ट में मैंने बताया कि ये पॉइंट लाश को जिला देने वाला पॉइंट है। CV17 एनर्जी मीटिंग पॉइंट है। इस बिंदु पर उपचार देने से पेरिकार्डियम एवं लंग्स की बैलेंसिंग होकर शरीर में ची ऊर्जा संचरण सुधरता है। 2 मेरिडियन को ये बैलेंस करती है, पेरिकार्डियम को और लंग्स को। पेरिकार्डियम जो है वो हमारे हार्ट का कवरिंग है और पेरिकार्डियम हमारे ब्रेन की भी कवरिंग है, इसलिए पेरिकार्डियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने एक बहुत सीनियर है हमारे, वो एस्पस से नहीं है बट वो पहले IITian थे, और IITian होने के बावजूद भी उनको इंटरेस्ट पता नहीं कैसे एक्यूप्रेशर में आ गया, तो उन्होंने एक्यूप्रेशर का कोर्स किया। पूरे शायद उन्होंने 10 कोर्स ही किए होंगे, 10 पूरे सेमेस्टर किए होंगे। अब वो थोड़ा सा सिखाते हैं, फ्री में सिखाते हैं, वो कोई पैसा नहीं लेते। तो उनका कहना ये था कि अगर मान लीजिए आपकी हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको हार्ट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम लग रही है, तो हार्ट मेरिडियन को एकदम मत छेड़िए, ये इतने सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। पहले आप इलाज पेरिकार्डियम मेरिडियन पे कीजिए। अगर पेरिकार्डियम मेरिडियन पे काम करने के बाद आपको लगता है कि नहीं हार्ट मेरिडियन मतलब हार्ट की दशा जो है वो नहीं सुधरी, तो आप हार्ट मेरिडियन को छूइए। अदरवाइज पहले चॉइस आपकी पेरिकार्डियम मेरिडियन होनी चाहिए अगर हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है जी। ये ब्रेन की भी कवरिंग है, तो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी हम पेरिकार्डियम का इस्तेमाल खूब करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। यह बिंदु अस्थमा एवं हार्ट अटैक आदि के उपचार के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। UB70 बॉडी फ्लूइड्स मीटिंग पॉइंट है, इसे ब्लड मीटिंग पॉइंट भी कहते हैं। शरीर में रक्त रस आदि फ्लूइड्स के नियंत्रण के लिए यह बिंदु महत्वपूर्ण है। आपने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड होते हैं, कफ भी एक तरह से फ्लूइड है, और भी बहुत सारे फ्लूइड हमने लास्ट टाइम में ये सारा पढ़ा है, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। सॉरी, मैं क्या पढ़ाऊंगा, मैं तो आपके साथ का ही हूँ।
बट बीच में भूल जाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। GB34 नर्व मसल मीटिंग पॉइंट, यह बिंदु नर्व मसल तथा टेंडन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पैरालाइसिस हो जाए, पोलियो हो जाए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाए एवं मांसपेशियों के रोगों के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए एक सेकेंड, ये ऐड आ गया बीच में। जो टेंडन है हमारी, जो नर्व्स हैं, मसल्स हैं और टेंडन है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी हड्डी के लिए, हमारी हड्डी को जोड़े रखने के लिए और हमारे स्मूथ मूवमेंट के लिए। अगर ये टेंडन्स जो है वो घिस जाती हैं, देखा आजकल वो नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि आपका स्नाइबल फ्लूइड घिस गया है या आपका ग्रीस घुटने की घिस गई है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। शायद 40 साल के ऊपर तकरीबन अधिकांश लोग जो हैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो अगर आप GB34 पर आप काम करते हैं तो आप इस प्रॉब्लम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। बोन मैरो मेडुलर मीटिंग पॉइंट, सर ये तो बाकी सब लिखा है, ये सब पढ़ सकते हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ केवल। नहीं पढ़ दीजिए, पढ़ा दीजिए तो ये तो बता दीजिए केवल, और क्या है जी, क्योंकि मैंने कहा GB39 तो लिखा हुआ है। पॉइंट है। जी जी। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में ये यूज होता है। बोन मैरो, हड्डियों के बीच में, हमने अभी लास्ट सेम में पढ़ा था कि बोन मैरो हमारी बड़ी हड्डियों के बीच में बनता रहता है लगातार, तो उस बोन मैरो पे ये काम करता है। द इनर रेडिश ब्राउन सॉफ्ट पार्ट ऑफ एड्रन ग्लैंड, एड्रन ग्लैंड के जो ब्लड रेडिश बढ़ाने के ब्राउन, लिए GB39 यूज करिए, SP3 यूज करिए, K3 यूज करिए, और जी उसके अलावा एक लंग, वो हार्ट का पॉइंट या लंग्स का पॉइंट यूज कर लीजिए। किडनी स्प्लीन, GB39 ये सब। और जी हड्डी की कभी प्रॉब्लम हो तो देखिए GB39 ब्लड के लिए है, तो ब्लड बढ़ाने के लिए कभी आपको S7, जैसे हार्ट का वाला पॉइंट फ्लो बढ़ाना है तो S7, K3, SP3 और GB39 ये यूज करिए। ये कहने का अर्थ है। ठीक। रक्त में लाल कण की कमी कैंसर, एड्रिनल ग्रंथि के रोगों तथा किडनी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सारा शरीर जब सुन्न एवं टाइट होने लगे या सारे शरीर में दर्द हो तो GB39 पर उपचार दें। मिर्गी रोग में इस पर उपचार देने से आश्चर्यजनक लाभ होता है। देखिए, सारा शरीर सुन्न पड़ जाए या कोई बॉडी पार्ट सुन्न पड़ जाए, सुन्न क्यों पड़ता है? सुन्न पड़ने का क्या रीजन है? सिर्फ एक ही रीजन होता है सुन्न पड़ने का, और कोई दूसरा रीजन नहीं होता, कि ब्लड फ्लो जो है वो आपका प्रॉपर नहीं हो रहा। अगर आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो प्रॉपर है तो कभी बॉडी पार्ट सुन्न नहीं पड़ेंगे, ठंडे नहीं पड़ेंगे। आपके हाथ पैर ज्यादा ठंडे रहते हैं, आपकी बॉडी जो है सुन्न हो गई है, या आपके हाथ में सुन्नपन आता है, पैर में सुन्नपन आता है, दैट मीन्स वेरी सिंपल कि आपके उस अंग में ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, इसलिए सुन्नपन हो रहा है। ठीक है जी। इसके बाद है CV12, इसे यांग ऑर्गन मीटिंग पॉइंट या होलो ऑर्गन फू मीटिंग पॉइंट भी कहते हैं। फू ऑर्गन बेसिकली होते हैं, वैसे तो हम सब समझते हैं फू ऑर्गन, पर फू ऑर्गन होते हैं बेसिकली खोखले ऑर्गन। खोखले ऑर्गन को फू ऑर्गन कहा जाता है, और खोखले ऑर्गन हमारे यांग ऑर्गन, तो इसीलिए चाइना में इसको फू कहते हैं, हम लोग इसको मतलब यांग के तौर पर पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यांग ऑर्गन में कोई भी बीमारी हो अथवा दस्त, पेशाब, पसीना आदि से संबंधित बीमारियों में इस बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। यिन ऑर्गन मीटिंग पॉइंट है हमारा लीवर 13। ये सॉलिड ऑर्गन या जेंग पॉइंट है, यहाँ ये क्लियर ही कर दिया है, जेंग का मतलब होता है सॉलिड ऑर्गन। तो हमारे जितने भी यिन ऑर्गन है वो सॉलिड होते हैं, हम सब जानते हैं। लीवर दे रहा हूं उसको। सॉरी सर। देखिए, जब कभी एनर्जी इम्बैलेंस होने के कारण एनर्जी का बैलेंस बिगड़ गया है, ठीक है जी, और उसके कारण एक या एक से अधिक सेवरल ऑर्गन का मतलब ये हुआ कि एक या एक से अधिक हुआ, तो वन लिखा है सर ने बुक में, और सेवरल ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन्स जब इफेक्टिव होने लगते हैं, जब वो परेशान होने लगते हैं, जो बीमार पड़ने लगते हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए केवल एक पॉइंट लीवर 13 भी सफिशिएंट है। इट हैज स्पेशली इन्फ्लुएंस ओवर ऑल द बॉल्स ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी के सारे बॉल्स पर काम करेगा ओवर द। सर ठीक है सर, मेरा हो गया, मैंने सॉरी आपका बहुत ज्यादा समय ले लिया। बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया आपने पढ़ाया, और डिटेल में, काफी डिटेल में पढ़ाया, बहुत बढ़िया है, तुम लोगों को सर समझ बस में आया। मैं तो सर जी एंड में बस यही सोचा था कि ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, केवल डिस्कशन कर रहे हैं, कोई
कहे वो नहीं है, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे का ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद दीजिए। नमस्कार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। होम्योस्टेसिस ये शुरुआत हो जाए तब आगे आप सबको भी नमस्कार, ठीक है भाई। थैंक यू सर। इसके आगे जो है जब तक ये पढ़ाएंगे नहीं तब तक आगे शुरू नहीं होगा। होम्योस्टेसिस देखिए, हम लोग दो शब्द हैं, होम्यो और स्टेसिस। देखिए होम्यो माने क्या हुआ, समान, और स्टेसिस माने स्थिर, यानी कोई भी चीज है उसको स्थिर रखना है। कैसे रखना है, अब ये समस्थापन का सिद्धांत आया। तो सिद्धांत क्या आया, 1850 में फ्रांसीसी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है इसका एक मेल्यू, शरीर के बारे में बहुत सा स्टडी हो रही थी, तो उन्होंने मेल्यू इंटरना और मेल्यू एक्सटर्ना दो कंसेप्ट दिए। उन्होंने कहा मेल्यू, वो अपनी भाषा में उन्होंने कहा उसका ये है कि जो एक्सटर्ना माने कोई भी सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो सेल के बाहर और सेल के अंदर की बात कर रहे थे कि उनके बीच में संतुलन होना चाहिए, वो मेल्यू उन्होंने वो कंसेप्ट दिया। तो वर्चुअली डेवलपमेंट जो उन्होंने किया है था ये, लेकिन 1932 में जाकर के आपको वॉल्टर कैनन ने इसको होम्योस्टेसिस का नाम दिया। अब क्या है ये, वो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये कंसेप्ट जो उन्होंने, ये देखिए ये हिस्ट्री है, ये कंसेप्ट नहीं है, ये हिस्ट्री के रूप में बता रहे हैं कि जब एक सेल का, अगर हम मान लें कि एक सेल का अमीबा था, तो एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि अमीबा को जैसे ही हम समुद्री जल में रह रहा है और समुद्री जल से उसको निकाल रहे हैं, तो या तो उसका जल्दी मर जाएगा या वो बीमार पड़ जाएगा। तो धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई कोई भी स्ट्रक्चर है, हम लोग पढ़ा है ना कि सेल हमारा एक जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी सारे फंक्शन करती जो हमारा शरीर कर रहा है वो भी सेल कर रहा है। तो वहां पर ये कंसेप्ट आया कि भाई ये मर क्यों जा रहा है या बीमार क्यों हो जा रहा है जबकि इसको उसी में रखते हैं। तो वहां से ये कंसेप्ट आया कि जो भी वातावरण बाहरी है उस वातावरण के रहने के हम आदी हैं और उसका वातावरण का प्रभाव हमारे उस पर पड़ता है, और अगर इस प्रभाव से हमको बाहर निकाल दिया जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। दिस इज ए कंसेप्ट जो 1850 में पहली बार वैज्ञानिकों ने बताया। अब आ जाइए आयुर्वेद में, यावंतो हिलोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। उन्होंने कहा जितने भी मूर्तिमंत भाव ब्रह्मांड में है, लोक में है, उतने ही पुरुष में है, और जितने पुरुष में है वो ब्रह्मांड में है। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है और ब्रह्मांड भी पंच तत्वों से निर्मित है, यानी जो ब्रह्मांड के भाव हैं, चाहे द्रव्य हो, चाहे गुण हो, चाहे कर्म हो, चाहे कोई इमोशन हो, जितने इमोशंस वहां हैं उतने इमोशंस हमारे शरीर में हैं। तो ये कंसेप्ट हमारा आ चुका था बहुत पहले, 606 ईसा पूर्व, 606 बीसी, बिफोर क्राइस्ट के पहले, ये तब की चरक संहिता लिखी गई थी, उसके बहुत पहले की बात कर रहा हूं। तो लेकिन ये डेवलपमेंट वहां की जो मॉडर्न साइंस ने उसको डेवलप किया, उसी 1932 में वही सिद्धांत आया कि अगर हम अपने वातावरण, क्योंकि वातावरण से हमारा निर्माण हुआ है, उसी वातावरण के रहने के मादी हैं, अगर हम उस वातावरण के साथ अपने को तादाद में नहीं रख पाते तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। दिस वाज ए होम्योस्टेसिस सिद्धांत कि हमको क्या करना, बैलेंसिंग करना है। तो यानी क्या हुआ, ये क्या सिद्धांत निकला कि शरीर के जो आंतरिक तंत्र है, जो शरीर का आंतरिक अंग है, जो शरीर का आंतरिक तंत्र है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम क्या करता है, वो बाहरी वातावरण के साथ एक तादाद बनाने की कोशिश करता है और उसके हिसाब से अपने को इंटरनली ढालता है। अगर ये ढालने में सफल हो गया तब तो सरल, तब तो जीवित जीवन है, और अगर ये ढाल नहीं पाया, अपने को परिवर्तित नहीं कर पाया और उसके साथ तादाद में नहीं बिठा पाया, तो या तो वो बीमार हो जाएगा और या उसकी मृत्यु हो जाएगी। दिस इज ए बेसिक कंसेप्ट ये है। अब उसके बारे में हम पढ़ें कि क्या चीज है। तो उन्होंने कहा कि जैसे हम लोग कह रहे थे कि पृथ्वी का भाग जल है, हम लोग कह रहे थे ना कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, आयुर्वेद में वहां हम लोग कह रहे थे काष्ठ अग्नि पृथ्वी
मेटल, और वहां भी 5 कह रहे थे जल, तो वहां भी 5 कह रहे थे, यहाँ भी 5 कह रहे थे, अंतर बस थोड़ा सा वो था, वो अपनी भाषा का वो है। तो वैसे ही उन्होंने कहा जल भी हमारे यहाँ अंदर है। अब ये कैसे काम करता है, हम लोग शरीर को एक माने एक सेल, तो बाहरी वातावरण हवा हो गई, आकाश हो गया, वायु हो गई, सारी चीजें हो गई बाहरी। और अगर हम सेल की बात करें, क्योंकि हमको काम करना है, वैज्ञानिकों ने कहा कि जो मॉडर्न साइंस है वो कहती है कि हम सेल की बात करेंगे, सेल में ही बीमार पड़ेगा तो बीमार है, सेल बीमार नहीं पड़ा तो हम बीमार नहीं है। जो दर्शन कह रहा था वो भी सेल की बात कर रहा था, लेकिन वो दर्शन का दृष्टिकोण दूसरा था। वो पहले देख रहा था कि हम बॉडी से शुरू करें, फिर उसके बाद सिस्टम में आएंगे, और सिस्टम के बाद टिश्यू पे आएंगे, टिश्यू ऑर्गन में आएंगे, ऑर्गन में टिश्यू में आएंगे, और टिश्यू के बाद सेल में आएंगे। अल्टीमेटली असर करना है हमको सेल पर ही, यानी सेल हम वो भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। उनका मानने का तरीका अलग है, हमारा मानने का तरीका अलग है दर्शन का, लेकिन दोनों का उद्देश्य ही था। अब जल की बात कर रहे हैं कि जल हम लोग बाहर देखते हैं कि लगभग 70% जहां जल है तो वहां भी हमारा 60% के पास हम लोग देखते हैं ये जल है। अब सेल के अंदर क्या है, एक सेल है ऐसे, सेल के बाहर, तो सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरफ का वातावरण क्या है, वो भी जल है, वहां भी जल है। जल माने तरल, तरल शुद्ध जल कहीं नहीं मौजूद है, उसको सब जगह तरल मानिएगा। तो वही कह रहे हैं ये कि हमारा 60% भाग जल है यानी तरल है, और 40% भाग हमारा घुलनशील तत्व है जो हमारे उसमें घुले हुए हैं। अब हम लोगों ने कहा कि एक दो कंसेप्ट है, एक सेल के अंदर का भाग, तो सेल के अंदर तरल जो है उसको हम लोगों ने कहा आईसीएफ, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, आईसीएफ कह दिया, और जो सेल के बाहर था उसको ईसीएफ कह दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। दो फ्लूइड हो गए, एक सेल के अंदर और सेल के बाहर। सेल के बाहर दो तरह हो सकता है, सेल के बाहर चैनल्स में हो सकता है, ब्लड हमारे वेसल्स हैं उनमें हो सकता है, और बाहर भी हो सकता है। दोनों के जैसे एक जगह यहाँ पर रखेंगे तो दोनों में जो स्पेस होगा वो भी तो होगा, तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं ये भी बाहर ही तो है, इसके अंदर बाहर, और यहाँ नली लगी हो तो भी है, यानी तरल दो जगह पर है। एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दो जगह पर है, एक तो चैनल्स में बह रहा है, चाहे रक्त हो, रक्त में भी तरल है, और उसी तरह जो बीच का स्थान है दो सेलों के बीच में, वहां भी ये तरल है। तो वो तरल की बात कर रहे हैं कि 60% भाग अगर हम लोग कम माने तो आईसीएफ माने इन जो अंदर है वो 40%, अगर मानेंगे तो 40% भाग अंदर, 60% में 40 और बाहर 20, ये मान लिया। तो उन्होंने शरीर के भाग के साथ बताया कि अगर शरीर के भाग की तुलना करें तो अगर 60 उसका 70 केजी का माने 70 केजी का, तो 14 लीटर आपका हो जाएगा बाहर, और 28 लीटर हो जाएगा अंदर। अब है क्या, हम लोगों ने कहा कि 5 तत्वों से मिला हुआ है, हमने कहा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से मिला हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मोर और लेस। देखिए जो बाह्य कोशिका माने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात जो कर रहा हूं उनमें सब है। आप जितने भी शब्द सुनेंगे आगे चल के, रक्त, ब्लड, लिम्फ भी आप सुनेंगे, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सुनेंगे, सीएसएफ जो ब्रेन में होता है, सेमिनल फ्लूइड सुनेंगे, वो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है उसके जो स्राव है वो भी, पाचक ग्रंथियों का जो है, जो हमारे एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं वो सब, नासिका स्राव, नाक से जो है, लेक्राइमल आंसू, यूरिन, और साइनोवियल फ्लूइड जो हमारे घुटने वगैरह में होता है, ये सब शामिल है। यानी लिक्विड जितना भी कहीं हो सकता है वो सब लिक्विड बाहरी जो एक्स्ट्रा ईसीएफ जो कहलाता है उसमें है। अब इन्होंने कहा कि भाई देखिए, जैसे हम लोग कह रहे थे कि पंच तत्वों से निर्माण बना, इन्होंने भी कहा पंच तत्व है, तो इन्होंने लेकिन उसको शब्द अलग दिया। उन्होंने कहा ऑक्सीजन 62%, उन्होंने कहा कार्बन 18%, उन्होंने कहा हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन को 3%, और शेष मेटल गौरों को हमारा 7%। हम लोग भी यही कह रहे थे, वहां भी मेटल की बात चल रही थी, हम लोग पृथ्वी की बात कर रहे थे, पृथ्वी मेटल है, यानी कहीं ना कहीं इन्हीं सबसे निर्मित वो भी हुआ है। यानी जितने भी आप बाहरी संसार में कोई भी पदार्थ खोज सकते हैं वो सब हमारे शरीर में है, इन्हीं से निर्माण हुआ है। जो बाहरी पदार्थ जो भी एग्जिस्ट करते हैं प्रकृति में, ब्रह्मांड में, लोक में, वो सब आपके शरीर के अंदर मौजूद है। उनकी गणना
बहुत छोटी हो सकती है और बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन है जरूर। 1% हो, 0.0001% हो, लेकिन है सब जितने भी। तो वही उन्होंने कहा कि देखिए जो 40% वाला हुआ ना, 40% ठोस है और 60% जल है, उसके 40% को इन्होंने कहा कि 40% दो है, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक को उन्होंने कहा कि वो 33% है और 7% मेटल है। तो वो 33% की जो तुलना किया, उन्होंने कहा मेन हमारे क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो तीन को उन्होंने कहा। विटामिन भी उसमें है, विटामिन में बहुत वॉल्यूम कम होता है और भार भी कम होता है। तो कहा लगभग 12% कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन सबसे कम प्रोटीन है और वसा फैट सबसे अधिक है। फैट की जरूरत बहुत पड़ती है, इसलिए फैट सबसे अधिक है। और 7% में जो आप उन्होंने कहा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट, क्लोराइड, जितने भी आप सोच सकते हैं वो सब है। और यही नहीं, ये कह रहे हैं कि जितनी भी बात हम सोच सकते हैं कहाँ होगा, ब्रह्मांड में होगा, वो सब हमारे शरीर में है। तो इसको आप पढ़िएगा। प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन आपको सेल की रचना करता है। कोई निर्माण कार्य, जैसे बिल्डिंग मटेरियल, हम ईंट पत्थर गारा लगाते हैं और वही काम प्रोटीन करता है। फिर वो फैट क्या करता है? फैट संचित भंडार है और कार्बोहाइड्रेट हमारा ईंधन है। कार्बोहाइड्रेट ही हमारा यूज होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में आगे पढ़ेंगे वहीं पर यूज होता है। और ये जो है उन्होंने कहा ये फिक्स डिपॉजिट की तरह आपका फैट है। अगर फैट बहुत हो जाएगा तो कभी कभी फिर वो आपका यूटिलाइज नहीं होगा। यानी फैट इतना होना चाहिए कि यूटिलाइज हो सके। आवश्यकता पड़ने पर जब आप भोजन न कर रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट पहले खर्च होगा, फिर आपका फैट खर्च होगा, फिर फैट भी खत्म हो जाएगा तो आपका प्रोटीन खर्च होने लगेगा। तो आप दुबले पतले होते जाएंगे और सूखते जाएंगे। ये उसका अर्थ है। ठीक। अब इन्होंने कहा कि दो चीजें हैं। अब आप यहां से बता रहे हैं कि कैसे डेवलप होता है। तो उन्होंने कहा कि अकार्बनिक तत्व जो हम लोग बोले 7% वाले में, वो कहते हैं वो शरीर की क्रियाओं में खर्च नहीं होते, लेकिन वो करते क्या है कि वो आपके वातावरण को, शरीर के अंदर जो कोशिका है, कोशिका के अंदर और बाहर के वातावरण को एक अच्छा सा बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया है, इतना बढ़िया एग्जाम्पल शायद ही आपको कहीं मिले। इन्हीं की चंचल प्रवृत्ति कोशिका को जीवंत स्वरूप प्रदान करती है। जैसे घर में गोद का शिशु, एक गोद का शिशु कोई होगा तो 12-15 लोग, सब लोग उसमें लगे रहेंगे। और तो वैसे ही इन्होंने कहा कि ये है तत्व अविनाशी है। उन्होंने कहा तत्व अविनाशी है किंतु उसका रूप बदल। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते। तत्व भी तो ऊर्जा के रूप में है। तो तत्व को अविनाशी है, कहीं बदल नहीं सकते, ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती, उसका रूप परिवर्तन हो सकता है। लेकिन मॉडर्न साइंस कह रही है, ये रिसर्च कर रही है कि एनर्जी धीरे धीरे कुछ कम हो रही है। लेकिन वो बहुत लंबा विषय है कि उसमें कितना कम हो रही है, वो अगर इतने परसेंटेज में कम हो रही हो कि करोड़ों अरबों वर्ष लगेंगे तो अलग पॉइंट है। लेकिन नॉर्मली क्या है कि हम लोग यही मानते हैं कि एनर्जी को नष्ट नहीं कर सकते, एनर्जी केवल रूपांतरित हो सकती है एक रूप से दूसरे रूप में। दूसरा, तत्व जो है घुलनशील हो जाता है। तत्व में जो है, जो अकार्बनिक तत्व हैं, घुलनशील हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, जब घुल जाते हैं तो आयंस में परिवर्तन। आयंस माने क्या हुआ, एक पॉजिटिव एक निगेटिव आयंस के रूप में हो जाता है। एक ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात है कि इलेक्ट्रॉन एक में कम हो जाता है, एक में अधिक हो जाता है। तो वो उसकी वजह से वो पॉजिटिव और निगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि कुछ हमारे सेल के अंदर जो उन्होंने कहा था उसमें कुछ तत्व है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है। उनकी वजह से ये हमको बहुत जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जानने की आवश्यकता है कि ये जब ये एक पॉजिटिव हो जाएगा एक निगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, वो विद्युतीय आवेश हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट दौड़ती है तो वही माइनस प्लस से माइनस की ओर दौड़ती है ना, तो वैसे ही विद्युतीय आवेश से युक्त हो जाते हैं। तो ये आयन ग्रुप में स्थिर नहीं रहते हैं, ये मूवमेंट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आप सूरज की रोशनी में देखिए, आपको पार्टिकल्स मूवमेंट करते दिखेंगे। तो वैसे ही ये स्थिर रहते हैं और लगातार चलते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपस में टकराते हैं। दिस इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। यानी ब्राउन ने पहले इसको
रॉबर्ट ब्राउन रहे होंगे, उन्होंने खोजा इनको और उसको ब्राउनियन मूवमेंट नाम दे दिया गया। वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर, उनके रिसर्च के आधार पर ये नाम दे दिए जाते हैं। तो ये उसी पे हुआ। दूसरा, कोशिकाओं की अवधि क्या है, अंदर, कोशिका के अंदर और बाहर। कोशिका के जो सेल के अंदर आपको हमेशा पोटेशियम अधिक मिलेगा और सेल के बाहर सोडियम अधिक मिलेगा। तो जो हम लोग साल्ट वगैरह, सोडियम वगैरह खाते हैं, तो ये सेल के बाहर सोडियम अधिक मिलेगा, सेल के अंदर पोटेशियम अधिक मिलेगा। नॉर्मली वो है, ये पूरा वो है। इसलिए जो ये, अब इन सबके संख्या में अलग अलग है, तो कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई निगेटिव, अंदर भी कोई पॉजिटिव है, कोई निगेटिव, यहाँ बाहर भी, सेल के बाहर भी, इधर भी जो है कोई पॉजिटिव है, कोई निगेटिव है। अब ये तरल है, उस तरल में घूम रहे हैं, तो कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई निगेटिव चार्ज है। तो अंदर क्या है, अंदर सेल के अंदर इसे ही लिखा हुआ कि अकार्बनिक जो अंदर जो है, तो यहाँ पर आगे है, देखिए ये नीचे वाला लिखा हुआ है कि जो बाहरी कोशिका तरल है, एक्स्ट्रा ECF जिसको कह रहे हैं, उसमें पॉजिटिव आयन अधिक है और अंदर क्या निगेटिव आयन अधिक है। तो वो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव की ओर जाएगा भाई ना, तो अंदर मूवमेंट करते रहते हैं। तो जो सेल के बाहर जो हमारे छिद्र होते हैं, जैसे हमारे रोम छिद्र है, तो इनसे जैसे पसीना निकलता है और हम मालिश करते हैं तेल की, जो तेल अंदर चला जाता है, या कोई मालिश करते हैं तो अंदर चला जाता है ना वो लिक्विड, तो वैसे ही कोई अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है। वैसे ही जो सेल के मेम्ब्रेन में जो पोरस है, जो छेद है, उन छेदों से ये अंदर आयन आना जाना शुरू कर देते हैं। कोई अंदर गया, कोई वहां बाहर आ गया। तो अंदर गया, बाहर गया, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ 10 अंदर चले गए, 4 अंदर बाहर चले गए, 4 अंदर आ गए, तो फर्क नहीं पड़ा। फर्क कब पड़ता है, फर्क तब पड़ता है तो नॉर्मली जो ये मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चार्ज होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, फिजिक्स की भाषा है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, जिससे ये मूवमेंट करना चाहते हैं, वो अंदर घुसना चाहता है और वो बाहर निकलना चाहता है। तो कोई मान लीजिए पॉजिटिव अंदर है तो पॉजिटिव बाहर है, तो अंदर पॉजिटिव जाएगा, तो मान लीजिए निगेटिव आया तो फिर दोनों में अंतर हो गया। जैसे अंतर हुआ फिर मूवमेंट शुरू हो गया, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। ये प्रोसेस है, ये हमेशा चलती रहती है, इसमें कोई वो नहीं है। तो लेकिन इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ता तब तक, कब तक, जब तक बहुत बहुत अंतर ना आ जाए। इतना थोड़ा बहुत अंतर है, चल रहा है, वो होम्योस्टेसिस स्थिति है, लेकिन इतना अंतर आ जाए कि वो एग्जाम्पल दिया, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, उसको पढ़िएगा। वो इतना आ जाए, जैसे कहा कि 2 भाइयों के घर के बीच में एक दीवार खींच दिया और उसमें से बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो घर के बाहर जा रहे हैं और घर के अंदर आ रहे हैं। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर अंदर बाहर आने से क्या हुआ, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। छोटे 4 बच्चे उधर हैं, 4 बच्चे इधर आ जाए, तो कोई घर का वातावरण बिगड़ने नहीं पाता है। लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए कि एक ही घर में 10 बच्चे आ जाएं और दूसरे घर में कोई न रहे, तो जो कलह शुरू हो जाती है, वैसे ही यहाँ पर यही सेल का है। उस सेल के अंदर जैसे ही एक सेल में अंदर आ रहा, बाहर जा रहा है, तो होम्योस्टेसिस तराजू की तरह है, कभी पलड़ा बराबर नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा, हमेशा यूं होता रहेगा, यूं होता रहेगा। बैलेंसिंग, होम्योस्टेसिस माने नियरली, इसको कहते हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं होता है, नियरली इक्वल है, नियरली बैलेंसिंग स्टेट है। तो हमेशा यूं होगा तो फिर यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा फिर यूं हो जाएगा, ऐसे होता रहेगा, ऐसे होता रहेगा, ऐसे। कभी ये नहीं होगा कि ऐसा हो गया, कभी होम्योस्टेसिस ऐसा नहीं हो पाएगा, तराजू बिल्कुल बराबर नहीं हो जाएगा कि आप सब्जी ले रहे हैं और उधर किलो रख दिया आपने और सब्जी बराबर हो गई, नहीं, कभी बराबर नहीं होगा, हमेशा ये स्थिति रहेगी। तो ये मूवमेंट होता रहता है। लेकिन अब ये कम ज्यादा हुआ तो क्या ये कह रहे हैं कि इस कम ज्यादा होने से क्या होता है कि अगर एक जगह बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, तो हमारे शरीर का कोई तंत्र है जो एक्टिव हो जाता है, वो कहता है कि भाई ठीक है, हम आगे एग्जाम्पल देंगे, एक्टिव हो जाता है, वो एक्टिव हो करके उसको ठीक करने की कोशिश करता है।
अगर ठीक करने की कोशिश में सफल हो गया तो होम्योस्टेसिस बिगड़ने नहीं पाया, वो सफल हो गया, उसने निकाल बाहर कर दिया जो चाह रहा है। जैसे हमारे घर में बच्चे 10 आ गए तो देखा कोई दूसरा आदमी आया, उसने कहा भैया चलो 4 घंटे उधर खेलो, 10 से इकट्ठा आ गए हो, वहां तो खाली पड़ा हुआ है, तो उसको निकाल के उधर कर दिया। ऐसे हमारे शरीर का सुरक्षा तंत्र वो एक्टिव होता है और वो सेल को बैलेंस करने की कोशिश करता है। यही जो पॉजिटिव और आयंस होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, अगर ये बैलेंस हमारा ठीक हो गया तो सेल होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लेता है, और सेल मेंटेन कर लिया तो हमारी लाइफ, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। और अगर मेंटेन नहीं कर पाए, हमारी मशीनें नहीं होम्योस्टेसिस मेंटेन कर पाई तो बीमार पड़ गए। सेल बीमार पड़ा तो टिश्यू बीमार पड़ा, टिश्यू बीमार पड़ा तो ऑर्गन बीमार पड़ा, ऑर्गन बीमार पड़ा तो हमारा सिस्टम बीमार पड़ा, सिस्टम बीमार पड़ा तो हम बीमार पड़े। तो ये है, अगर बैलेंस है तो कोई बीमारी नहीं, बैलेंस नहीं है तो बीमारी है। दिस इज होम्योस्टेसिस सिद्धांत। अब कैसे करते हैं, तो ये करने का तरीका क्या है, हमने जैसे बताया ना कि इस करने के 2 तरीके हैं। हर जगह हमारे पास चौकीदार है। हमने एक बिल्डिंग में रहते हैं तो हमने कहा भाई रात को हमको कोई डिस्टर्ब ना करे तो चौकीदार रख दीजिए। तो ऐसे चौकीदार, कोई बाहर का आदमी आए कि साहब हमसे मिलना है, तो चौकीदार बताए कि भैया वो एक आदमी आए हैं, राम प्रसाद नाम के हैं, और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो राम प्रसाद को मिलने की परमिशन आप तक पहुंचाने के लिए एक चौकीदार है, वो सूचना दे रहा है। ऐसे हमारे शरीर का सिस्टम है। तो अब देखिए, 2 हमारे सिस्टम में वो है कि हर जगह सेंसर लगे हुए हैं, रिसेप्टर लगे हुए हैं हर तरह के, उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। कोई को बैरोसेप्टर कहा जाता है कि वो आपका दबाव बताएंगे, कोई टेम्परेचर के लिए भी बताएगा, कोई केमो रिसेप्टर हो जाएगा, कोई टेम्परेचर के लिए भी हो जाएगा, टेम्परेचर बताने के लिए, दाब के बताने के लिए, प्रेशर बताने के लिए, और आपको कोई लिक्विड की संख्या घट रही है बढ़ रही है, केमिकल घट रहा है बढ़ रहा है, सबके लिए सबके लिए रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ये रिसेप्टर सूचना देते हैं। तो जैसे ही कोई रिसेप्टर, आपके शरीर में कोई रिसेप्टर कहीं है और उसने देखा कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, बाहर बहुत गर्म हवा है, तो उसने क्या किया, तुरंत जो है वो सूचना दिया कि भैया बाहर टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तो वो सूचना पहुंच गई। तो ब्रेन उसको एनालाइज करता है। एनालिसिस के लिए एक ब्रेन है। अब आप मान लीजिए कि वो एक कंट्रोलर यूनिट है। अभी हम ब्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे कि वो कंट्रोलर यूनिट है, वो कहीं भी है। अब वो कंट्रोलर यूनिट क्या करती है, वो तुरंत ही इफेक्टर को सूचना देती है कि भाई आप जो है ये काम करो कि वहां जाकर के कुछ काम ऐसा करो कि टेम्परेचर घट जाए। तो वो उसके लिए तैयारी करता है और वो जाता है। तो 3 अंग हो गए, क्या हो गए, एक हो गया रिसेप्टर जो सूचना दे रहा है, एक हो गया कंट्रोलर जो कंट्रोल यूनिट के रूप में है, और एक हो गया इफेक्टर। तो 3 अंग की सहायता से उन्होंने पूरा किया। अब व्हाट इज द सिस्टम, क्या सिस्टम है कम करने का, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, सिस्टम हमारे कहलाता है निगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। निगेटिव, एक होता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक माने कोई सूचना मिलना। तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, मान लीजिए, तो जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा जैसे ही हुआ, तो आपके हार्ट में कोई ऐसा रिसेप्टर है जिसने बताया कि भैया ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसने तुरंत सूचना दिया। अब उसके लिए क्या करना है, तो जो उसने ब्रेन को सूचना दे दिया। अब ब्रेन हमारे यहाँ बैठा हुआ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इज द इंचार्ज, आगे लोग पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस इज द इंचार्ज। वो क्या है, देखिए हमारे सिस्टम में 2 सिस्टम, मैं थोड़ा सा बता दूं, अभी समय है। हमारे पास 2 सिस्टम है। एक हमारे पास मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि हमको बनियान के हमारे फैक्ट्री लगानी है। तो बनियान की फैक्ट्री लगाने के लिए हमने क्या किया कि
एक मशीनें ले लिया, तो मशीनों से बनियान बनने लगी। जब बनने लगी तो ये हुआ कि भाई इसको बनने के बाद कहाँ भिजवाना है ग्राहकों को, तो हमने एक ट्रांसपोर्टर बुलवाया कि भाई इसको जो है आप इस जिले में जा करके और इन लोगों को दे आओ। तो उसने ट्रांसपोर्टर ने अपने को लिया और दे गया। अब उसने जब पहुंचा तो उसने कहा भैया हमने तो 6 मंगाई थी, हमारे पास 4 ही आई, हमको 2 कम आई, या हमको आज हमको 10 हमने कहा था पहले और आज आपने तो केवल 12 भेज दिया, हमको 2 एक्स्ट्रा भेज दिया, हमको इतनी जरूरत नहीं थी। तो ये काम करने का काम है मैनेजर का। उसको हम कहा मैनेजर साहब को सूचना दे दिया था कि हमको तो 12 चाहिए और 10 चाहिए और आपने 12 भिजवा दिया। तो ये तय करने काम मैनेजर का है कि कम ज्यादा कहाँ किसकी डिमांड है वो करे। और ट्रांसपोर्टर काम ये है कि भाई उसका काम कि भाई ट्रांसपोर्टर है, मैं तो ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, मुझसे मतलब नहीं है। तो हमारे शरीर के उस मैकेनिज्म में पहला मैकेनिज्म है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? वो कहता है कि हम भैया मशीन है, हमको भोजन मिला, रॉ मटेरियल भोजन हमारा है और रॉ मटेरियल मिला, उससे हमने बनाया और बनाने के बाद रक्त बना दिया। रक्त बना दिया तो रक्त को भेजने का काम हुआ किसका? हार्ट का। हार्ट को कहा गया भैया इसको जो है हर सेल में आप अंदर अंदर भिजवा दीजिए जा करके, और हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचानी है तो साथ में वो ले जाइएगा। हमारे यहाँ है ना हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन लेकर के उसने कहा। अब ऑक्सीजन लेके जब गए तो ये इनके पास 4 अणु ऑक्सीजन ले जा सकते थे, वो ले सकते थे एक उसके लिए। तो उसने कहा नहीं भैया हमको तो एक ही चाहिए, हमको तो एक अणु चाहिए, हमको 4 नहीं चाहिए। हीमोग्लोबिन ने कहा हम तो 4 लाए हैं, उन्होंने कहा हमको तो एक ही चाहिए, 3 ले जाइए वापस। तो वो 3 वापस करती है। सिद्धांत क्या है कि जितना हमारे पास है उससे अधिक की इच्छा नहीं करनी चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतने उससे करिए। शरीर का मैकेनिज्म है, हमारा नहीं। तो वो एक अणु लेता है और वापस कर देता है। अब जिसको जरूरत मान लीजिए किसी समय कहीं इमरजेंसी किसी को आ जाए तो उसके लिए बताने के लिए मैनेजर कौन है? अब कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर 2 है, एक है ब्रेन, एक है ब्रेन नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं। एक नर्वस सिस्टम है, उसका ब्रेन एक पार्ट है और स्पाइनल कॉर्ड एक पार्ट है। दूसरा क्या पार्ट है? दूसरा एक एंडोक्राइन सिस्टम है। तो एंडोक्राइन सिस्टम का भी कौन का है? वहां भी एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? वो भी इंडिपेंडेंट यूनिट है, वो ब्रेन से गवर्न नहीं है, वो नर्वस सिस्टम से गवर्न नहीं है, वो अलग से एक अपना आप उसकी अहमियत है। तो लेकिन वो कोऑर्डिनेट करती है। तो 2 नियंत्रक हो गए मैनेजर के रूप में, 2, एक मैनेजर और एक चीफ मैनेजर जो भी कह लीजिए, या 2 मैनेजर पर्टिकुलरली रखे गए। तो वो मैनेजर कौन है? वो कंट्रोलर है। तो अब क्या हुआ? तो हमने तीनों बता दिया। एक तो बनाया किसने? डाइजेस्टिव सिस्टम ने। ट्रांसपोर्टर कौन है? हार्ट, उसने भिजवा दिया। और उधर जो है ब्रेन और नर्वस वो एंडोक्राइन सिस्टम, 2 हमारे पास नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम 2 हमारे कंट्रोलर हो गए। तो अब यहां भी क्या हुआ? वहां कंट्रोलर बैठा हुआ है हाइपोथैलेमस, ब्रेन में बैठे हुए हैं एंडोक्राइन सिस्टम का चीफ कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द चीफ ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, नंबर 1। दूसरी तरफ हाइपोथैलेमस इज द चीफ ऑफ लिम्बिक सिस्टम इन ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम एक हेड ऑफिस के साथ उसके एसोसिएटेड ऑफिसेज हैं जो आपको क्या काम कराते हैं? आपको कोई इंफॉर्मेशन गई उसके कोऑर्डिनेशन का काम, और कोऑर्डिनेशन के बाद बताने काम भैया अब ये ऑर्डर होना, तो वो ऑर्डर फिर ब्रेन से जाता है, तो ब्रेन ऑर्डर देता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम और ब्रेन सिस्टम दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस दोनों का चीफ है और वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी चीफ है। तो यानी हाइपोथैलेमस कितना इंपॉर्टेंट हो गया? हाइपोथैलेमस इज द चीफ ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, hypothalamus is the chief of limbic system and hypothalamus is the chief of autonomic nervous system। सबसे बड़ा है, हम लोगों ने उसको आयुर्वेद में लेफ्ट थंब में
वात ज्वाइंट में रखा हुआ है, लेफ्ट थंब में वात ज्वाइंट में रखा हुआ है, ठीक, हाइपोथैलेमस है। और TW20 वहां हम लोग कह रहे हैं चाइनीज में। अब देखिए, उसने कहा ब्लड प्रेशर हमारा कम हुआ है, तो ब्लड प्रेशर कम हुआ या ज्यादा हो गया, तो उसने इंफॉर्मेशन दिया कि भाई ब्लड प्रेशर सिस्टम कम हो गया, तो ब्रेन को सूचना मिल गई कि हमारा तो है ब्लड प्रेशर कम हो गया, हमको ब्लड प्रेशर बढ़ाना है। तो उसने किसको दिया? मेडुला इज द कंट्रोलर। मेडुला में और पोन्स में दो सेंटर है, दोनों रिसेप्टर सेंटर जो सांस लेने के लिए और हार्ट के फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार हैं। तो मेडुला में सेंटर सारे हैं, कफिंग सेंटर, हार्ट के सेंटर, हार्ट को रोकने के सिस्टम, कम करने के सिस्टम, बढ़ाने के सिस्टम, उसी तरह सॉइलिंग सेंटर, सारे सेंटर, 5 वाइटल सेंटर आपके मेडुला में है। तो मेडुला को उसने संदेश भेजा, हाइपोथैलेमस ने ब्रेन के माध्यम संदेश भेजा उसको कि भाई आप अपना को ठीक करिए। तो मेडुला ने अपने को ठीक किया, तो ब्रेन का फंक्शनिंग आपका थोड़ा सा उसने तेज कर दिया, एक्टिविटी तो तेज हो गई, तो आपका बीपी बढ़ गया, जो कम था वो बढ़ गया, बढ़ा है तो घटाने का काम। उसी तरह आपका थायराइड मान लीजिए है, थायराइड बढ़ गया, मान लीजिए थायराइड, आपको थायराइड है, थायराइड बढ़ गया। अब थायराइड बढ़ा तो क्या करेंगे? उसने थायराइड के लिए हाइपोथैलेमस से एक थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। सबका हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, वहां हार्मोन नहीं निकलता, वो रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। वो कहता है रिलीज करिए, ये ऑर्डर देता है कि रिलीज करना शुरू करो। और देता किसको है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, इट इज सेड टू बी मास्टर ग्लैंड, हालांकि उसका चीफ हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकाल दो। अब वो सूचना चली गई बिल्कुल जहां पर लेडीज बिंदी लगाती है उससे भी जस्ट पीछे है पिट्यूटरी ग्लैंड। और आयुर्वेद में हम लोगों ने फिंगर नंबर 7 में रखा हुआ है, बीच वाले जॉइंट में पिट्यूटरी को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया? पिट्यूटरी ग्लैंड ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाल दिया, TSH, हम लोग बोलते हैं ना TSH। तो TSH निकाला किसने? पिट्यूटरी ने, थायराइड ने नहीं निकाला, थायराइड ग्लैंड नहीं निकालती। अब उसने कहा कि भैया, उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि थायराइड को, कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे रहा हूं। उसने गया और उसने एक्शन क्या लिया थायराइड को कि T3 T4 निकाल दो। अब T3 T4 हो गया। अब इधर मान लीजिए थायराइड कम हो गया, मान लीजिए थायराइड की जो आप जितना वॉल्यूम होना चाहिए बॉडी में उसका परसेंटेज कम हो गया। तो जैसे ही कम हुआ तो हमने कहा ना कि जहां जहां हर जगह चौकीदार बैठे हुए हैं, सूचना वाले, प्रहरी, सूचना देने वाले पहरेदार कि भैया ये हो गया, भैया वो हो गया, एक आदमी आया हुआ, एक आदमी आया, सारी चीजें हुई तो उन्होंने कहा कम हो गया। जैसे सूचना मिली उसने 2 संदेशा भेजा। एक तो भेज दिया किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भैया हमारा तो बहुत कम हो गया। उसने कहा अच्छा। और यही नहीं किया भाई, वो शांत हो सकता था कि भाई हमारे यहाँ ऑर्डर तो आया है पिट्यूटरी से, तो पिट्यूटरी को हम बता दें, इमीडिएट बॉस तो हमारा वही है। नो नो, उसने ऐसा नहीं किया। उसने इमीडिएट बॉस को बताया, उसने चीफ बॉस को बताया कि उसको बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये चूक जाए, अब गलती कर जाए तो उनका बता दो, नहीं तो बाद में कोई पत्र आना हो और ये पत्र भूल जाए तो वो पत्र आ ही नहीं पाएगा हमारा ऑर्डर, पत्र तो ऑर्डर है। तो ऑर्डर, तो उसने दोनों को सूचना भेज दिया, इनको भेजा कि भैया TSH आपका तो हमारे पास कम हो रहा है और बढ़ाओ तभी तो होगा, और उसको कहा कि भैया TSH के लिए और बोलिए आप भी। तो उसने फिर TRH बढ़ा दिया, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन उसने बढ़ा दिया। फिर इसने कहा तो इसने अपना बढ़ा दिया और वो T3 T4 आपका बैलेंस हो गया। तो ये दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज नोन एज निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये
ये क्या करता है, ये बैलेंसिंग काम करता है, दिस क्रिएट्स होम्योस्टेसिस। ये जो सिस्टम है निगेटिव फीडबैक यानी सूचना लेकर के और उसको रिलीजिंग को या तो बढ़ाना या घटाना, तो ये दिस इज नोन एज निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं करता, वो क्या करता है, वो जिस हार्मोन को रिलीज करना हो रहा है उसको और बढ़ा देता है। वो होम्योस्टेसिस मतलब अगर बढ़ा हुआ है तो घटाता नहीं है, वो और बढ़ा देता है, लेकिन वो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होती हैं। और वो जो है हम लोगों को कहाँ यूज पड़ती, देखिए पॉजिटिव वाला हमारा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दो है, तो पॉजिटिव के लिए देखिए क्लॉटिंग के लिए जहां होगा वहां पॉजिटिव वाला होगा, वो उस हार्मोन को या जो उसको एक्शन होगा उसके लिए बढ़ा देगा कि नहीं अभी बढ़ाओ तो क्लॉट कराना है, या क्लॉट हो गया है तो उसको हटाना है, तो वो उस चीज को बढ़ाता है, वो मतलब बैलेंस नहीं करने की कोशिश करता है। उसी तरह पार्चुरेशन में, पार्चुरेशन बहुत यूज है उसका। पार्चुरेशन माने उस समय तो चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्शन और तेज हो, तो ऐसा नहीं कि उसने मैसेज दिया कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए हार्मोन की आवश्यकता है तो उसने कहा कि रोक दो ना, ऐसा नहीं कहा, उसने कहा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाओ सो दैट बेबी जल्दी बाहर। तो वो पार्चुरेशन में तो दो ही चार चीजों में पॉजिटिव का यूज होता है, लेकिन पॉजिटिव जो है फीडबैक मैकेनिज्म वर्चुअली कभी भी बैलेंस नहीं करता, होमोस्टेसिस नहीं लाता, लेकिन वो यूज होता है, लेकिन वो कोई चीज क्रिएट करता है, इसलिए उसको भी हम लोग होम्योस्टेसिस वाले में मानते हैं कि उसने एक चीज को ठीक किया, अदरवाइज वो भी कोई इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, तो वो सब चीजें इनमें का दिस इज नोन एज होम्योस्टेसिस। इसको बिना जाने बिना आप लोग आगे सेल में नहीं आ सकते थे, इसलिए इसको पढ़ाना जरूरी था, नहीं तो इसको छोड़ भी देते, ये पढ़ाना जरूरी था। ये दिस इज बेसिक फंडा, और वही है कि जो हमारे पास ब्रह्मांड में है हमको तादाद में स्थापित करना है, प्रकृति के साथ साहचर्य की भावना रखनी हो, प्रकृति से तादाद में करना, प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना, न प्रकृति से लड़ाई करनी है उसके साथ, क्योंकि वो भी कह रहे हैं, साइंस भी कह रही है, साइंस 1932 में कह रही है, हम लोग तो 500-600 ईसा पूर्व के पहले चरक संहिता में कह चुके हैं ये बात। तो इसलिए जो है ये है, तो ये वाला चैप्टर जो है आप होगा आगे सेल दूसरे लोग पढ़ाएंगे, मेरा काम इतना ही था, तो मैंने कहा कि बता दूं आप लोगों को। तो ये कोई और किसी प्रश्न पूछना हो किसी में पूछे, मैं इसको शेयर को वो कर दे रहा हूं, पहले इसको हटा दूं।